नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। अपने संकल्प बैच की सीरीज में आज मैं लेके आया हूँ क्लास नंबर 07। और आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है और मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस क्लास को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि आज की क्लास एक बार आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो पैराजंबल आज के बाद कभी जो है गलत नहीं होगा। इसके पहले मैंने पैराजंबल का लेक्चर नंबर 01 अपलोड किया था, जिसमें मैंने कुछ कंसेप्ट बताए थे, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ ट्रिक्स बताए थे। आप उनको जो भी नाम दे दो, कंसेप्ट, रूल, ट्रिक्स, जिनके माध्यम से आप पैराजम्बल्स को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्लास से पहले उस क्लास को देख लो। उस क्लास को देखने के बाद उसमें पढ़ाए गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आज की क्लास को और टीचर के साथ आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप इन क्वेश्चंस को खुद भी लगा सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि जो मैंने 4 क्लास डिसाइड की है वो 4 क्लासेज आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप जितने भी पैराजम्बल के क्वेश्चन आएंगे वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि पैराजंबल के क्वेश्चन में अगर एक क्लास में आपको सिर्फ कुछ रूल्स बता दिया जाए कि इन ग्रामेटिकल रूल्स के माध्यम से आप पैराजंबल सॉल्व कर सकते हो, तो जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ना कराई जाए पैराजंबल के क्वेश्चन आप पकड़ नहीं पाओगे, आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। आपको वो छोटे छोटे रूल जो है आपके जम्बल्ड जो फॉर्म में सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो है नंगी आंखों से दिखाई दे पाए। इस वजह से जरूरी है कि आप शिक्षक के साथ 3-4 क्लासेस कर लो। तो आज की क्लास शुरू से लेकर आखिरी तक करिएगा। और मैं इस संकल्प बैच की सीरीज के विषय में एक बार वापस से हर रोज की तरह रिपीट कर दूं। ये मेरी क्लास 3 बजे आती है। ये एग्जैक्टली आपको 3 बजे आपको आज मिल रही होगी। 3:15 में इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड हो जाती है। तो जिन बच्चों ने टेलीग्राम जो है ज्वाइन नहीं किया है उन वो बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में स्टार्टिंग में पिन होगा, वहाँ से लिंक का इस्तेमाल करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले और वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आर्टिकल के 200 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है आज मैं उसे विथ आंसर जो है एक बार वापस से अपडेट करके अपलोड करा दूंगा, ताकि सारे के सारे बच्चे वो 200 क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ देख पाए, जहाँ पे मैंने 2004 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। अगर कोई बच्चा डायरेक्टली इस वीडियो पे आया हुआ है तो मैं उसको बता दूं, संकल्प बैच एक वो सीरीज है जिसमें मैंने दावा किया है कि इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप एग्जाम में फेल नहीं होंगे। तो जरूरी है इस पूरी सीरीज का इस्तेमाल आप शुरू से करो। इसकी अच्छे से प्लेलिस्ट बना दी गई है। ये 7वां लेक्चर है और इसकी टाइमिंग 3 बजे हर रोज है। और मैं पूरी तरीके से रेगुलर हूँ, चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, चाहे सैटरडे हो। अब आंधी आए या तूफान आए, 31 जुलाई तक मैं ये बैच खत्म करने वाला हूँ और 31 जुलाई तक मैं आपको सब कुछ पढ़ा दूंगा। और मैं इसको इस स्टाइल में पढ़ा रहा हूँ कि आज के पैटर्न के हिसाब से आपको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा समय देना ना पड़े। 60-65 क्लासेस में आपकी पूरी जो है इंग्लिश ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब समाप्त हो जाए। तो अगर इस बैच के तरक्की की बात करें, इस प्रोग्रेस की बात करें कि कहाँ तक हम पहुँचे इस बैच में, तो इस बैच में हमने नाउन को जो है पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नाउन में हमने कंप्लीट किया हुआ है 120 क्वेश्चन, जिसको हमने रूल्स के साथ सारे कंसेप्ट के साथ कवर किया है, जिसमें 2004 से लेकर 2024 तक पूरा कवर किया है। इसी तरीके से मैंने आर्टिकल चैप्टर कवर कर लिया है, जिसमें 200 क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हुए हैं और इन 200 क्वेश्चन के माध्यम से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। प्रीपोजिशन का एक लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ब पढ़ाया है, जिसमें स्पॉट द एरर के सेक्शन में आने वाले 51 फ्रेजल वर्ब और उनके एक्सटेंडेड जो है वर्जन 2020 से लेकर 2024 तक पूरी तरीके से कवर किया। इसकी 3 क्लासेस डिलीवर करनी, जिसमें मैंने एक क्लास डिलीवर किया, 2 क्लास अभी और डिलीवर करूंगा। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसा चैप्टर है जो आपको सिर्फ रटना है। तो मैं बीच बीच में समझने वाला और बीच बीच में रटने वाले जो सेक्शंस है वो उनका कॉम्बिनेशन बना के आपको क्लास डिलीवर कर रहा हूँ। और इसके बाद बात करूँ जो अभी चल रहा है, वो चल रहा है पैराजंबल। पैराजंबल का आज दूसरा लेक्चर है। लेक्चर 1 में मैंने तकरीबन 10-15 क्वेश्चंस और पूरे के पूरे जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं जिसके माध्यम से आप पैराजंबल को टैकल कर सकते हो एग्जाम में, उनको एक्सप्लेन किया था। आज मैं तकरीबन 30 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ उन रूल्स के माध्यम से जो है, और इसकी 2 क्लासेस और डिलीवर करूंगा मैं। ये सीक्वेंस में भी हो सकती है जी, आज जब मुझे सूटेबल टाइम लगेगा इस सीरीज में 31 जुलाई से पहले मैं अपने हिसाब से आपको डिलीवर कर दूंगा जो है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। कोई बच्चा जो है एकदम से नया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। सीरीज अगर पसंद आ रही हो तो लाइक के साथ जो है हमारी इस मेहनत को सराहिएगा, और अगर कुछ कमेंट्स में मेंशन कर पाए तो और बहुत बेहतर बात होगी। ये मैंने अप्रोच आपको बताए थे पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए कि हम नाउन प्रोनाउन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम डिमोस्ट्रेटिव वर्ड्स को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम आर्टिकल्स को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम कंजंक्शन को देख के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, हम अब्रिवेटेड फॉर्म और फुल फॉर्म को देख के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, हम प्रीपोजिशन को देख के जो है क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं, हम टाइम क्रोनोलॉजी और एक्शन क्रोनोलॉजी को देख के क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं आज जो है ले चलूंगा, ये पूरा का पूरा मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है, दोबारा एक्सप्लेन क्वेश्चन में कर दूंगा।
और इसके लिए ज़रूरी है आप इसके पहले वाला क्लास कर लो। आज की क्लास और थोड़ा धीमे पढ़ाऊंगा ताकि आप पैराजम्बल को अच्छी तरीके से समझो। जैसे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और मेरे सॉल्व कराने से पहले आप इसको अच्छी तरीके से समय दीजिए। समय दे के आप देखिए कि आपको कितना समय लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें S1 और S6 दिया हुआ है, ABCD को आपको अरेंज करना है। S1 दिया है इन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऑप्शन ए दिया है बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेटमेंट्स एंड नेशनल लीडर। बी दिया है वी हैव नॉट ओनली ए क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। सी दिया है ए वैलियंट फाइटर फॉर द कॉज ऑफ द डाउन ट्रोडन इन इंडिया। डी दिया है हुज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और S6 दिया है विल बी चेरिस्ड फॉर एवर बाई पोस्टेरिटी। अब ये पूरा जैसे 1 से लेके आप 6 तक देखेंगे और अगर आपने एक चैप्टर पढ़ रखा है, कौन सा, अगर एक चैप्टर पढ़ रखा अच्छे से कंजंक्शन, कंजंक्शन का चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको पता होगा एक कोरिलेटिव होता है जिसमें हम बोलते हैं नॉट ओनली, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के बाद एक बात रखते हैं, उसके बाद जस्ट बात बट ऑल्सो रखते हैं और ये दोनों आपस में पेयर आता है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ओनली, यहाँ पे दिया हुआ है नॉट ओनली, ये जरा ध्यान से देखो, दिया हुआ नॉट ओनली, ये दिया हुआ नॉट ओनली। अब जैसे नॉट ओनली दिया इसका मतलब कहीं ना कहीं बट ऑल्सो दिया होगा और वो दोनों आपस में पेयर बनाएंगे। तो ऑप्शन ए में बट ऑल्सो दिया है, तो नॉट ओनली के बाद एक स्टेटमेंट आता है और बट ऑल्सो के बाद एक स्टेटमेंट आता है। बस आपको बस वही ढूंढना है कि दिया है कि नहीं। लिखा है वी हैव नॉट ओनली ए क्रूसेडर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम बट ऑल्सो एन एल्डर स्टेटमेंट्स एंड नेशनल लीडर। तो ये जो दोनों है ए और बी, ए और बी आपस में क्या बनेंगे, आपस में ए और बी जो है पेयर बनेंगे। जब आपस में ए और बी पेयर बनेंगे तो ऑप्शन जरा देखो, ऑप्शन ए बी सी डी में कहाँ कहाँ ए बी पेयर है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ ए बी पेयर है। ए बी पेयर होने का मतलब ए सीक्वेंस जो होना चाहिए ए बी नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली पहले आता है बट ऑल्सो बाद में आता है। तो जो पेयर होना चाहिए एग्जैक्टली बी ए होना चाहिए। और ज्यादातर ऑप्शन में देखोगे यहाँ पे ए बी पेयर है, यहाँ पे ए बी पेयर है, यहाँ पे ए बी पेयर है, सिर्फ यहाँ पे बी ए पेयर है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन खाली सही है। इतना बड़ा इतना हैवी सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन पढ़ है, लेकिन अगर ग्रामर की सही जानकारी है, आपको ग्रामर की अगर सही जानकारी है तो ये क्वेश्चंस कितने सेकंड का है आपके एग्जाम में। अगर आपको एक बात ये पता है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में आते हैं, ये करेक्ट कोरिलेटिव्स होते हैं, कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ाया जाता है अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने में एग्जाम के अंदर आपको कितना समय लगता है, आपको नेग्लिजिबल टाइम लगता है। लेकिन अगर आप इसको मीनिंग से, अगर आप इसको समझ के इसकी मीनिंग से अगर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हिंदी भाषी बच्चे आधा से ज़्यादा तो इसकी हिंदी मीनिंग ही नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन क्या हिंदी भाषी बच्चा ग्रामर अच्छे से पढ़ सकता है? बिल्कुल अच्छे से ग्रामर पढ़ सकता है। मैं ग्रामर आपको इतनी स्टाइल, इतनी सही स्टाइल में पढ़ाता हूँ। मेरा जो पहला लेक्चर है, जो मैंने नाउन आपको पढ़ाया है, कोई भी एकदम से कमजोर बच्चा हो, एक बार नाउन का वो लेक्चर जाके देखे। वैसे मैंने 2 घंटे में पूरा नाउन पढ़ा दिया है, लेकिन 2 घंटे में भी आपको नाउन पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने आर्टिकल पढ़ा दिया है, आपको आर्टिकल 2-2.5 घंटे में पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये जो सीरीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ रुको, ठहरो, बच्चा थोड़ा आगे चलो, हल्के में मतलब मुझे, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक है और मैं इंसान भी अच्छा हूँ और मेहनती भी बहुत अच्छा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपको बहुत कुछ सिखा जाऊँगा। जब ये कह रहा हूँ कि इस बार मैं आपका सिलेक्शन करा जाऊँगा, मतलब आपका सिलेक्शन करा जाऊँगा। एक एक वीडियो इस सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज़ में आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है। आप अपने से बिल्कुल मत मेहनत कीजिए, जितनी भी ज़रूरत है, जो भी क्वेश्चन और कॉन्टेंट इंग्लिश में छांटना है, चाहे वो किसी सेक्शन में हो, चाहे आपका वोकैब के सेक्शन में हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में हो, चाहे ग्रामर के सेक्शन में हो, मैं सब छांट के जो है आपको पढ़ा दूंगा इस सीरीज के माध्यम से। और ऐसा भी नहीं कि आपको मैं 200, 250, 300 घंटे पढ़ाऊंगा, 60-70 घंटे में सब पढ़ा दूंगा, उतने में सारा काम हो जाएगा आपका। और इतना समय भी नहीं बचा हुआ है कि आप इससे ज्यादा लें। जो बच्चों ने ऑलरेडी ग्रामर पढ़ रखा है, वोकैब पढ़ रखा है, वो भी इस सीरीज को अपने रिवीजन के लिए शिद्दत से देखें। मतलब उन्होंने अपने जो नोट्स है ना, वो भी इतने शिद्दत से नहीं बनाए होंगे जितने शिद्दत से मेरी ये सीरीज में बना रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो, ये 2020 सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 का मेंस का सीजीएल का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, मुझे याद भी आता है। ये जरा क्वेश्चन, इसको भी जरा ध्यान से पढ़ो। ऑप्शन ए दिया हुआ है, पहले इसको पॉज करो, पॉज करके अपने से ट्राई करो कि आपको कितना समय लगता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। मैं थोड़ा साइड हटता हूं और मैं क्वेश्चन साथ में पढ़ता रहता हूं ताकि आप पढ़ते पढ़ते साथ में इसको सॉल्व कर पाओ, इसलिए जरूरी है कि मैं स्क्रीन से हट जाऊं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, दिस मूव इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा फॉर PSBS under the enhanced access and service excellence program is 2.0
फिर बी दिया है बैंक्स हैव ऑलरेडी एग्रीड टू कीप ब्रांचेज ऑपरेशनल फॉर कस्टमर्स फॉर यूनिफॉर्म वर्किंग आवर्स इन वन लोकेशन एंड दिस विल बी अनदर स्टेप टुवर्ड्स स्टैंडर्डाइजिंग ऑपरेटिंग आवर्स। फिर सी दिया हुआ है अंडर ईच ए बैंकर्स पैनल हैज रिकमेंडेड दैट एवरी रीजन अडॉप्ट वन ऑफ द 3 6 hour time slots 9 a.m. to 3 p.m., 10 a.m. to 4 p.m. or 11 a.m. to 5 p.m. Public sector banks PSBs across the country will soon have standard operating hours as per a recent move। ये जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन बहुत हैवी लगता है और ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को टैकल करने में एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये आपके CGL 2020 मेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है तो आप कहोगे क्यों मजाक कर रहे हो सर। बिल्कुल मजाक कर नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक रूल है जो मैंने आपको समझाया। अगर मैं रूल की बात करूँ तो जरा मैं रूल भी दिखा दूँ। लास्ट क्लास जिस किसी बच्चे ने नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया था एक्रोनिम अप्रोच, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फुल फॉर्म होता है वो पहले आता है और जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो बाद में आता है। मतलब पूरा नाम जो है वो पहले आएगा, जो आधा नाम है वो बाद में आएगा। जरा इस अप्रोच के इसमें लगाना, और इससे क्या करते हो, सिर्फ आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ईज लिखा हुआ है और ईज की बात करें तो यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम ईज। और ध्यान से देखो कहीं ईज और इस्तेमाल किया गया है, सी में ईज इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप यूं कह सकते हो कि ए पहले आना चाहिए, सी बाद में आना चाहिए। ये बात आप निकाल पाओगे। फिर जरा ध्यान से देखो, अब पूरे क्वेश्चन में एक जगह दिया हुआ है PSBS पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक जगह और PSBS का इस्तेमाल किया गया है। जरा ध्यान से देखो कौन से ऑप्शन में इस्तेमाल किया गया है। Banks have already agreed to keep branches operational for customers for uniform working hours in one location and this will be another step towards changing operating hours. Under each, a bankers panel has recommended that every region adopt one of the 3 6 hour slot 9 p.m., 3 p.m. to 4 p.m. and 11 p.m. Public sector banks across the country will soon have standard operating system. अच्छा, सबसे पहले तो ए और सी का अगर हम कॉम्बिनेशन निकाल ले तो यहाँ पे देखो ए सी से पहले आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे भी सी ए से पहले आ गया, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सी जो है ए से पहले आ गया, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे आपको जो आना चाहिए वो ए आना चाहिए। क्वेश्चन इसी से क्रैक हो गया। PSBS का जो है शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ, PSBS का शॉर्ट फॉर्म भी इसी में दिया हुआ, फुल फॉर्म भी यहीं पे दिया हुआ है। बस ये एक चीज सिंपल सा अप्लाई की हो, CGL मेंस का क्वेश्चन देखो निपट गया कि फुल फॉर्म पहले आएगा और शॉर्ट फॉर्म बाद में आएगा, तो ए पहले आना चाहिए और सी बाद में आना चाहिए। और 3 ऑप्शन में सी ए से पहले दिया हुआ है, कुछ नहीं बचा हुआ है। 3 4 सेकंड क्वेश्चन क्रैक करने में, 3 4 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं है। ये बहुत पहले क्वेश्चन कराया था मैंने, तो मुझे लगा कि शायद मैंने जब इसको इंक्लूड किया अपने PPT में तो मुझे याद था कि शायद इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का भी दिया हुआ था, पर इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक का नहीं दिया। कोई बात नहीं, पर आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपको इसी से काम चल गया कि ये वाला जो सेक्शन है वो सी से पहले आएगा। 3 ऑप्शन में सी ए से पहले दिया हुआ है, क्वेश्चन निपट गया। अब बताओ CGL 2020 मेंस का क्वेश्चन है, कितना समय लग रहा है? तो आपको क्या लगता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, ग्रामर से या हिंदी मीनिंग के हिसाब से? जहां ग्रामर काम नहीं करेगा वहां हिंदी मीनिंग निकालिएगा, पर जहां ग्रामर लग रहा है वहां क्वेश्चन कितना समय लग रहा है सॉल्व करने में? पढ़ने में जितना आपको टाइम लगे, और ये जो नंगी आंखों से देखने का काम है, ये नंगी आंखों से अगर देख पाओ तो। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये भी 2020 मेंस का क्वेश्चन है, CGL मेंस का क्वेश्चन है। जरा इसमें अब लगा के दिखाओ जरा मेरे को, सेम एक्रोनिम अप्रोच। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट stretches from the Atlantic Ocean in the east to the Pacific Ocean in the west. The USA consists of 50 states including Alaska and Hawaii. The United States of America USA is the 4th largest country in the world. अब यहाँ पे देखो USA का फुल फॉर्म दिया हुआ है इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में USA का फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगर USA का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है डी ऑप्शन में, और जो सी ऑप्शन है उसमें शॉर्ट फॉर्म दिया है, तो आपको क्या लगता है DC से पहले आना चाहिए, DC से पहले आना चाहिए? ऐसे सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो जिसमें सी जो है डी से पहले आ गया है, सी डी से पहले आ गया है। तो 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद ए और डी में बचा हुआ लिखा इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्री ऑफ द कंट्री। ये जो इट है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन आया किसके लिए? USA के लिए आया है, USA के लिए आया है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको नहीं लग रहा है कि आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते हो? भाई जब तक आप USA मेंशन नहीं करोगे, जब तक इसका नाउन मेंशन नहीं करोगे, तब तक प्रोनाउन कैसे मेंशन करोगे? तो प्रोनाउन के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, आपके पास बचा क्या? ऑप्शन डी। अब CGL 2020 मेंस का क्वेश्चन आप देखो, मतलब कितना समय लग रहा है आपको क्वेश्चन को निपटाने में? नेग्लिजिबल टाइम लग रहा है। अब जरा और क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आया है SSC स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। अब
इस क्वेश्चन को चलो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे लिखा हाउ एवर द मोस्ट कंज्यूम टी इन द वर्ल्ड इज इंडियन टी। हमने आपको क्या बताया था जब शुरू में बताया है मैंने आपको, बट दो ऑल दो हाउ एवर नेवरदलेस, ये सारे जो ऐसे हैं ये ऐसे कंजंक्शन है जिनको हम मिड में रखते हैं, इनको इनसे हम किसी चीज का किसी सेंटेंस का हिस्सा स्टार्ट नहीं करते। तो जो ये हाउ एवर दिया हुआ है ये एक बात ये बताता है कि हम इससे स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो हम हटा देंगे और इसमें आपको खाली ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है। अगर आपको ओपनिंग सेंटेंस मिल जाए तो आप क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर जाओगे। फिर ऑप्शन डी में देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट हेयर लिखा हुआ है। यहाँ पे दिस का इस्तेमाल किया हुआ है। दिस क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पूछूं डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, वैसे तो आपको ये इस जगह पे एग्जेक्टिव या प्रोनाउन इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ग्रामर अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि दिस के साथ जब नाउन आता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होता है, दिस के बाद सीधा अगर वर्ब आ जाता है तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। तो इस दिस के बाद सीधा सीधा वर्ब आ गया है तो ये क्या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो दिस जो है अपने किसी ना किसी सेक्शन को, नाउन को संकेत कर रहा है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ये भी खत्म हो गया। फिर लिखा इंडियन ऑल्सो हैज द क्रेडिट। जब आप ऑल्सो किसी ऑप्शन में इस्तेमाल होता है तो वो बाद में आता है कि कुछ चीज हुआ है उसके बाद ये भी हुआ है, मतलब सी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बचा हुआ ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। कितना प्यार से, चाहे वो सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन हो, चाहे प्री का क्वेश्चन हो, चाहे एमटीएस का क्वेश्चन हो, चाहे जीडी का क्वेश्चन हो, ग्रामर से सब आसान हो जाएगा, ग्रामर से सब आसान हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द साउथ पोल ऑफ द मून एंड वेयर नो मैन हैज एवर बीन बिफोर, द Artemis mission will explore where ice has been confirmed to exist within craters। अब आपको ये बताना है, जैसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड से, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है वेयर से, तो क्यू और एस से जो ऑप्शन स्टार्ट हो रहे होंगे उनका कोई लेना देना नहीं है, तो ये वाले ऑप्शंस को आप हटा दो। क्यू और एस से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आपके पास बचा हुआ या तो पी से स्टार्ट कर लो या तो आर से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अब आपको ग्रामर के और हिस्सों को एक्सप्लोर करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं कि और ग्रामर क्या क्या सीख सकते हैं। द आर्टेमिस मिशन विल एक्सप्लोर, जब हम विल एक्सप्लोर करते हैं तो ये जरा ध्यान से देखना, ये आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है। ग्रामर को देखिए कैसे, क्या है ये, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब विल होने के बाद ये अपने साथ क्या लेता है, मेन वर्ब V1, मेन वर्ब V1। जब मेन वर्ब V1 लेता है तो ये इसके बाद अपना क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। जब ये ऑब्जेक्ट लेगा तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, या तो नाउन चाहिए या तो नाउन फ्रेज चाहिए, नाउन फ्रेज चाहिए, या तो कोई प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तीसरा सेक्शन होता है कि इसके बाद या तो प्रीपोजिशन लगता है और प्रीपोजिशन के साथ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लगता है। ये तीन में से कुछ हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, तो नाउन फ्रेज हो सकता है, या प्रीपोजिशन लगा के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं, इस ऑप्शन के बाद एंड नहीं आ सकता, इस ऑप्शन के बाद वेयर नहीं आ सकता, तो क्यू और आर दो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो आर और पी क्या काम करेगा, एक साथ आएगा, क्योंकि एक्सप्लोर के बाद आपको दिया हुआ है ये नाउन, द साउथ पोल, नाउन फ्रेज दिया हुआ है जो कि आएगा। ये और ये ऑप्शन आ ही नहीं सकते, क्योंकि वर्ब जो है अपने बाद नाउन लेगा, अपना ऑब्जेक्ट लेगा, या नाउन फ्रेज के फॉर्म में अपना ऑब्जेक्ट लेगा, या प्रीपोजिशन लेके प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। तो इन दो ऑप्शन में इसमें तो एक कंजंक्शन लगा दिया गया है, इसमें वेयर लगा दिया गया है, जो है ये दोनों यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा। तो ऐसे केस में यहाँ एक ही ऑप्शन में आपका नाउन फ्रेज दिया है, द साउथ पोल ऑफ द मून, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो आर जो है अपने साथ क्या लेगा, आर जो है अपने साथ पी लेगा। तो यहाँ पे अगर हम आरपी की बात करें तो यहाँ आरपी दिया हुआ है और यहाँ पी आर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने निकाला है, क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ग्रामर से। आप हिंदी मीनिंग भी इसमें समझ सकते हो, जो आर्टेमिस मिशन है विल एक्सप्लोर करेगा, ये एक्सप्लोर करेगा साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है ना। उसके बाद ऑप्शन आएगा जहां पे आइस हैज बीन कंफर्म, जहां पे आइस कंफर्म किया है, टू एग्जिट विथ इन क्रैटर्स एंड वेयर नो मैन हैज एवर बीन बिफोर, जहां पे कंफर्म किया गया है कि वहां पे आइस के जो है आइस है, ठीक है ना। वेयर आइस हैज बीन कंफर्म टू एग्जिट विथ इन क्रेटर्स, क्रेटर्स के अंदर, गड्ढों के अंदर जो है आइस है, और जहां पे कोई आदमी पहुंच नहीं पाया। आप हिंदी मीनिंग के हिसाब से भी सीक्वेंस आपका सही बैठ रहा है। तो अगर हिंदी मीनिंग के हिसाब से आप फटाफट लगा सकते थे तो लगा सकते थे, लेकिन ग्रामर की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं समझाने में समय ले रहा हूँ,
क्वेश्चन लगाने में सेकंड्स लगते हैं, अगर आपको नंगी आंखों से देखना चालू हो गया तो बहुत कम सेकंड लगता है इन क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा बड़ा और भारी क्वेश्चन रखा गया है ताकि इसको पहचान पाओ जो है और इसको करेक्ट कर पाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो है, और इस तरीके के क्वेश्चंस को मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर थ्री थर्ड जो है हम लास्ट में करते हैं, थोड़ा और आसान ऐसे क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना करे, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। चलो अच्छा कर ही लेते हैं यार, ठीक है ना, कर ही लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड आर्ट्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी फंक्शनल एज वेल एज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। They recognize that their work belonged. They recognize that their work belonged to the higher social classes who had the wealth to purchase art and the leisure time to enjoy it. Fine art is categorized as something which only has an aesthetic or conceptual function. There are a number of different categories of objects and processes under the umbrella term of art which need to be explored. In the 20th century, artists began to challenge the established notion of art. Art is typically divided into areas: fine arts such as painting, sculpture, music and poetry, and the applied arts such as poetry, weaving, metalworking, furniture making and calligraphy. अब आपके पास आपको बताना है यहाँ से स्टार्ट करके ये ऊपर से लेके नीचे तक कि किससे स्टार्ट होगा। आर और 3 एस दिया हुआ है, आपको चुनाव करना है। अप्लाइड आर्ट्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू बी फंक्शनल एज वेल एज ब्यूटीफुल, इससे स्टार्ट होगा। या फिर आपके पास ऑप्शन है एस, there are a number of different categories of objects and process under the umbrella term of art which need to be explored। तो जब हम बात करें इससे स्टार्ट होगा वर्सेस इससे स्टार्ट होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इट और देयर, इट और देयर दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं। दो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चुनाव करना है यहाँ पे देयर का, तो देयर एक बार क्या रिप्रेजेंट करता है, देयर एक बार ये रिप्रेजेंट करता है कि हम किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, वहां की बात कर रहे हैं। और देयर कई बार जो है किसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। तो देयर आर नंबर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, कि यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज है, ये हम यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज को। यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। जब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल होता है तो ये क्या करते हैं, सेंटेंस हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो ये आर वाला ऑप्शन है ये तो हमारा निपट गया कि ये इसका यूज नहीं करेंगे। अब क्या है कि ये जो पूरा पैसेज है इसमें ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 3 और 3 6 दिया हुआ है, 6 के 6 को अरेंज करना है और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये टाइम लेगा, बट ऑब्वियस बात है टाइम लेगा, इसमें आपको नंगी आंखों से क्लू नहीं दिखाई देगा। फिर लिखा है दे रिकॉग्नाइज दैट। अब जब हम बात करते हैं दे की, तो क्यू ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए, ये है आपका प्रोनाउन। जब हम बात करते हैं ये प्रोनाउन है, तो इसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको इसके लिए क्या ढूंढना है, इसके लिए का कि आपको क्या ढूंढना है, प्लूरल नाउन। तो जो दे रिप्रेजेंट करता है वो लिविंग थिंग्स के लिए भी, प्लूरल के लिए रिप्रेजेंट करता है अपने आप को एज ए प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी करता है, क्योंकि इट का प्लूरल भी दे होता है, ही सी का भी प्लूरल जो है दे होता है। तो ही सी इट तीनों का, ही सी इट इन तीनों का प्लूरल जो होता है वो दे होता है। They recognize that their work belonged to the higher social classes who had the wealth to purchase art and the leisure time to enjoy it। अब यहाँ पे दे दिया हुआ है, दे रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम किसके लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम दे का इस्तेमाल कर रहे हैं लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग के लिए। दे रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो रिकॉग्नाइज होते हैं, तो हमारे नॉन लिविंग हो सकती थी, लेकिन दे वो रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब लिविंग थिंग ही एक्शन परफॉर्म करेगा। तो जो दे होगा यहाँ पे लिविंग के लिए आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, फाइन आर्ट इज कैटेगराइज्ड एज समथिंग विच ओनली हैज एन एस्थेटिक एंड कॉन्सेप्चुअल फंक्शन। इसमें कहीं आपको प्लूरल नाउन दिया हुआ है, कहीं आपका प्लूरल नाउन दिया हुआ है, आप बोलोगे नहीं। फिर देखो यहाँ पे इन द 20th सेंचुरी आर्टिस्ट बिगेन टू चैलेंज द एस्टेब्लिश नोशन ऑफ आर्ट। यहाँ पे आपको मेंशन मिलेगा आर्टिस्ट्स। ये क्या है आपका नाउन, और कैसा नाउन है, ये है आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। जरा और किसी ऑप्शन में देखो कि प्लूरल नाउन है कि नहीं है। आर्ट इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज, फाइन आर्ट सच एज ए पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूजिक एंड पोएट्री, एंड द अप्लाइड आर्ट सच एज पोएट्री हैविंग। इसमें भी कहीं आपका जो है आर्टिस्ट मेंशन नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्लूरल लिविंग नाउन मेंशन नहीं है।
तो यू ऑप्शन में भी मेंशन नहीं है। अगर मैं बात करूं अप्लाइड आर्ट्स की तो इसमें भी मेंशन नहीं है। तो आप अगर ध्यान से देखो कि अगर आई की बात करें और क्यू की बात करें तो सिंगल नाउन है आपका, कितना सिंगल नाउन है, सिंगल प्लूरल नाउन है और सिंगल प्लूरल प्रोनाउन है। तो जो आई है वो किसके साथ पेयर बनाएगा, आई जो है क्यू के साथ पेयर बनाएगा, आई क्यू के साथ पेयर बनाएगा। आई क्यू के साथ पेयर बनाएगा तो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है कि आई क्यू के साथ पेयर बना रहा है, या नंबरिंग कुछ गलत तो नहीं है। आर क्यू आर एस टी, ये टी होगा, आई नहीं होगा, टी होगा, टी ऑप्शन में। तो टी क्यू बनाएगा, टाइपो एरर है ध्यान से, पी क्यू आर एस टी होना चाहिए। तो टी और बात कर रहे हैं टी यू बनाएगा सीक्वेंस, टी और यू बनाएगा। कहीं ध्यान से देखो टी यू सीक्वेंस सिर्फ इसी ऑप्शन में बन रहा है और कहीं पे बन ही नहीं रहा है। टी यू ये ऑप्शन ध्यान से देखो ना, ये देखो ये बन रहा है और इसके अलावा कहीं टी यू साथ में नहीं आ रहा है। मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, किससे निकल गया, सिर्फ एक नाउन और एक प्रोनाउन जोड़ने से। रूल क्या पढ़ाया था अगर आपको याद हो सही से, तो मैंने रूल आपको पढ़ाया था कि अगर कहीं एक ही नाउन हो, क्या हो, कहीं एक ही नाउन हो और एक ही प्रोनाउन है, एक ही प्रोनाउन हो, तो दोनों क्या आते हैं, पेयर में आते हैं। दोनों कैसे आते हैं, पेयर में आते हैं। और दोनों अगर पेयर में आते हैं तो इस क्वेश्चन को, इतने बड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे निपटा सकते हो आप, कुछ सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स में इस तरीके के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को निपटा सकते हो। और टीओ सिर्फ एक ही में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रामर देखो कितना बढ़िया रोल प्ले करता है। मतलब जब मैं पैराजंबल सॉल्व करने आता हूँ और जब मैं बाकी शिक्षकों की क्लासेस देखता हूँ, जब वो लेंदी लेंदी एक्सप्लेनेशंस देखता हूँ और फिर समझता हूँ कि एक हिंदी भाषी बच्चा उसकी मीनिंग कैसे निकालेगा, एग्जाम में उसको टैकल कैसे करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब क्यों नहीं इस प्रॉब्लम का सलूशन सही से शिक्षक दे पाते हैं। इस पर मैंने खूब काम किया है, खूब रिसर्च किया है, तब जाके मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आज पूरा देख के जाइएगा वीडियो में, आप इसको ऐसे मत छोड़ के जाइएगा, समझ में आया, आप एक एक क्वेश्चन को ठीक से देख के जाइएगा। ये क्वेश्चन अपन थोड़ा लेट चल के आगे करेंगे। इसमें दिया हुआ है डी फिक्स है, आपको ए सी बी, डी ए बी सी, डी सी ए बी, डी सी ए बी फिक्स फिक्स करना है। इसको बाद में लौट के आके करेंगे, जो है कुछ और क्वेश्चन है करेंगे, तो इसको भी लौट के आके करते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन को। जरा दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पीस ऑफ माइंड इज कॉमनली कोरिलेटेड विथ हैप्पीनेस, contentment, tranquility, contemplation, exercise and relaxation. Thus we all need peace of mind in our lives. Peace of mind thus gives us all these attributes. One of the most important aspects of the mind is getting peace. अब जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, क्या रूल पढ़ाया था, कंजंक्शन में, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। thus, therefore, at the end, फाइनली, जैसे कंजंक्शन जब भी देखने को मिले तो इनसे हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इनसे अंत वाला सेक्शन देखिएगा, अंत वाला सेक्शन देखिएगा किससे अंत हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो एक बी दिया हुआ है ऑप्शन में, एक सी दिया हुआ है ऑप्शन में, ये बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ ऑप्शन में, यहाँ पे दज दिया हुआ है, यहाँ पे दज दिया हुआ है। तो या तो बी से एंड होगा या तो सी से एंड होगा। तो सी से कोई एंड नहीं हो रहा है, बी से एंड हो रहा है। कुछ नहीं करना सवाल में, कुछ नहीं करना भैया, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला था, दो जगह दर्ज दे दिया गया है, मतलब एक स्टेटमेंट जारी किया है, दूसरा स्टेटमेंट जो है उसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि हाँ इसका ये कारण हो सकता है, और फिर उसके बाद फिर एक और दे दिया, फिर उसका दे दिया, दोनों के साथ, एक के साथ एक बार दर्ज लगाना, दूसरे के साथ दूसरी बार दर्ज लगाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही कुछ इस तरीके से दिया गया, जरा ध्यान से देखो। अब जरा अगर इस चीज में कभी कभी ऐसा होता है, ये फेल भी हो जाता, तो एक और चीज है जो इसमें और गिन सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लिखा हुआ दीज और एट्रीब्यूट्स। जब हम दीज एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो दीज किसके लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर ये प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है तो जरा ध्यान से देखो कि ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन है, वो किस में आया हुआ है, जो प्लूरल एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। तो पीस ऑफ माइंड इज कॉमनली कोरिलेटेड विथ हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, ट्रैंक्विलिटी, कंटेम्पलेशन, एक्सरसाइज, ये एट्रीब्यूट्स दिए हैं, एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे दिए हुए हैं, तो ये जो दीज इस्तेमाल किया गया है वो इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो जो सी है वो एसी का जोड़ा भी बनना चाहिए, वो एसी का जोड़ा बनना भी चाहिए, जो कि एसी का जोड़ा इसमें भी बन रहा है, एसी का जोड़ा बन रहा है। एंड देन डी से स्टार्ट हो रहा है, तो डी ए सी बी इज द राइट ऑप्शन। बी से एंड हो रहा है और एसी का जोड़ा बन रहा है, ठीक है ना। और डी से जो है वो क्या कहते हैं कि स्टार्ट हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द
माइंड इज गेटिंग स्पेस। तो आप किसी भी तरीके से ग्रामर अप्लाई करोगे, ग्रामर अप्लाई होता है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, DACB इज द राइट ऑप्शन। वैसे आप दीज नहीं भी चेक करते, जो मैंने बात बताई कि दज से इंड होगा, या तो सी से इंड होगा या तो बी। ऑप्शन में अगर सी बी दोनों दिया रहता तो थोड़ा डाउट होता, पर सी बी दोनों नहीं दिया हुआ तो कोई डाउट का सवाल ही नहीं बन रहा है। इस वीडियो को साझा कीजिएगा सारे बच्चों के साथ, स्पेशली जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके ऐसे फेसबुक के ग्रुप होंगे जिसमें हिंदी भाषी बच्चे आपके साथ ज़्यादा जुड़े हैं। उनको बोलिएगा कि सीरीज में कम से कम पैराजंबल की ये वाली वीडियो जरूर देखते हुए जाएं, जिससे उनको बहुत बहुत मजा आएगा पैराजंबल को सॉल्व करने में। मैं समझ सकता हूँ कि एक हिंदी भाषी बच्चे का दर्द कितना बड़ा होता है इस तरीके को, जब उनको मीनिंग समझ में ना आए, क्वेश्चन टैकल करना हो, सपने बड़े हों, माँ बाप के सपने पूरे करने हों, और इंग्लिश उनके कैरियर में, उनकी सफलता में बाधा बन रहा हो। तो ऐसे में किसी शिक्षक का रोल तो बनता है कि उस बाधा को दूर करे, और ये वही शिक्षक दूर कर सकता है जिसने ये खुद ही ये प्रॉब्लम फेस की हो। तो जब किसी परेशानी को आपने खुद फेस किया होता है, फिर उससे ओवरकम करते हो, उसके सोल्यूशन ढूंढते हो, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से नर्व समझते हो कि कहाँ पे परेशानी होती है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, दे थिंक देयर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। दे थिंक, अब दे क्या है आपका, जरा ध्यान से देखो, ये है प्लूरल नाउन, तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, स्टार्ट भी नहीं है। विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक ए गुड पाथ। फिर दिया है विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक ए गुड पाथ। विच जो है आपका क्या है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है या रिलेटिव एडवर्ब हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम विच की बात करें, यहाँ समझने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझ सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब मिड में आता है, स्टार्टिंग में नहीं आता है। तो विच से जो है हम यहाँ पे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बी वाला ऑप्शन हमें काट देना पड़ेगा। फिर बात आती है, देयर इज नो फेलियर इन एनीबडीज लाइफ। देयर इज नो फेलियर इन एनीबडीज लाइफ, वहां पे कोई फेलियर नहीं है दूसरों की लाइफ में। फिर मेनी सक्सेस पीपल बिलीव दैट, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग मानते हैं। अगर हम सी और डी की बात करें, तो डी आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको ये सोचना नहीं है कि देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है या देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई चीज सोचने के लिए ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप सोचो ही मत। ये तब सोचना होता है जब आप प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हो, जब इट और देयर पढ़ाया जाता है, तब वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि इट को कैसे पहचाने, वो रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है या फिर इट इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से जब देयर की बात करें, तो देयर इशारा करने के लिए आया है या देयर इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। इन दोनों बातों का जो जानकारी लेनी होती है वो ग्रामर पढ़ते वक्त लेनी होती है। तो जब मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर में ये हिस्सा कवर करूंगा, लेकिन जितना हिस्सा यहाँ पे आ रहा है उतना हिस्सा मैं आपको समझाते, यहाँ देयर आपको जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मतलब कुल मिला जुला के आपको ये समझ में आ गया कि सी से आपको स्टार्ट करनी है, कि मेनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट, मानते हैं। अब जब अगर हम दैट की बात करें, तो दैट के बाद विच नहीं आता। पूछो क्यों दैट के बाद विच नहीं आता, सी के बाद बी नहीं आएगा, क्योंकि दैट भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और विच भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट के बाद विच नहीं लगाते। तो सी भी अगर कहीं एक साथ दिया हुआ है, वो तो उड़ा ही दो तुम। तो सी भी देखो यहाँ पे साथ में, सीधे सीधे साथ में दिया हुआ है, या उड़ा दिया आपने। जैसे ये साथ में उड़ा दिया, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्वेश्चन निपट गया। देखा ग्रामर का कितना मस्त रोल है भाई। अगर हम दैट इस्तेमाल करें, दैट और फिर विच, मेनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये दैट के साथ फिर विच नहीं आएगा, दैट के बाद, मतलब दोनों रिलेट करते हैं, तो दैट के साथ विच कैसे आएगा। तो ये दोनों एक साथ में नहीं आते, दैट और विच, तो बी और सी एक साथ में नहीं आएगा। तो मेनी सक्सेसफुल पीपल बिलीव दैट देयर इज नो फेलियर इन एनीबडीज लाइफ। मेनी सक्सेस पीपल बिलीव दैट, दे थिंक, अगर भरोसा करते हैं तो थिंक करते हैं, तो सी के साथ जो डी ऑप्शन है, देयर इज नो फेलियर इन लाइफ, ये एग्जैक्ट फिट मैच बच रहा है कि मेनी सक्सेस पीपल बिलीव दैट देयर इज नो फेलियर इन एनीबडीज लाइफ। फिर है दे थिंक देयर आर सम बिटर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है विच ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम गाइड देम टू टेक ए गुड पाथ। अब एकदम सही जगह पे बैठे हो, अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग भी तलाशो तो एकदम सही जगह बैठे हो। क्वेश्चन कैसे निपटाया आपने, ग्रामर से निपटाया ना। ग्रामर से कैसे निपटाया कि क्या क्या हमसे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, बी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, और सी बी के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि दैट और विच दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों रिलेट करते हैं। तो अगर दोनों रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल है, तो दोनों जो है एक साथ तो आ ही नहीं सकते, तो सी भी एक साथ नहीं आ सकता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनको इस टाइप के क्वेश्चन को, जो पैराजंबल है ना, पढ़ा के भी बहुत मजा आता है यार, क्योंकि इसमें ना मैथ जैसा फील नहीं हो रहा आपको कि नहीं अब हम अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं यार, अब मैथ्स पढ़ रहे हैं। मतलब मैथ्स में हर चीज का एक लॉजिक होता है, एक तरीका होता है, उसके पीछे फॉर्मुलेशंस होते हैं, और वो उसी पैटर्न और उसी ढर्रे पे काम करता है। अंग्रेजी में हमेशा एक बात कही जाती है कि अंग्रेजी जो है वो तो लैंग्वेज है, और लैंग्वेज है तो भाई उसका कोई ढर्रा ही नहीं है, कभी किसी भी तरीके से बिहेव कर सकता है, खूब रटना है। नहीं, आपको लग रहा है कि रटना है पैराजंबल, ये रटना है क्लासेस, नहीं ना।
मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, मैं स्लो हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे लगता है कि पैराजम्बल थोड़ा स्लो मुझे पढ़ाना चाहिए। अगर आपको तेज पढ़ना है तो 1.2x पे कर लो, 1.5x पे कर लो, 2x पे कर लो। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा कि मैं सभी, मतलब जो अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे बच्चे, उन सबको ये कहना चाहूँगा, इस वीडियो को इसी नॉर्मल टोन में आप आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें कि आपका एग्ज़ाम जो है नज़दीक है तो इस वजह से फटाफट फटाफट इसको पूरा कर ले। इसको पूरा मत करें, इसे सीखें, क्योंकि ऐसे 4000 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ऐसे 1 लाख क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन ग्रामर के कुछ रूल है, 6-7 ही रूल है जो अप्लाई कर रहे हैं, और ज़्यादा तो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। उन रूल्स को, उन चीज़ों को नंगी आंखों से टीचर आपको अच्छे से दिखा सकता है, तो उसी चीज़ को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज मैंने पहली क्लास तो पढ़ा दी है, दूसरी क्लास डिलीवर करने का क्या फ़ायदा। मैं सीट दे दूँ आपको कि पिछले साल में ये 200 क्वेश्चन पूछे गए, प्रैक्टिस कर लो, तो प्रैक्टिस नहीं होगी, मतलब नंगी आंखों से दिखेगा नहीं। तो नंगी आंखों से देखने के लिए आपको 1-2 क्लास मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं टोटल 4 क्लास देने वाला हूँ, इसके बाद आप प्री हो, मेंस हो, हर क्वेश्चन को आप निपटा लोगे। अगला क्वेश्चन है, द नॉलेज सो फॉर पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ आर इवन बिलो इज जम्बल्ड, द फर्स्ट पार्ट आर इज फिक्स्ड। इसको फिक्स कर दिया गया है। द नॉलेज सो फॉर मतलब इसको आपको मैच ही नहीं कराना है, ये वाला जो सेक्शन है ये वाला आपका फिक्स है। इसके बाद दिया हुआ है, द नॉलेज सो फॉर अवेलेबल अबाउट द endocrine gland is very limited. Hormones are the body's chemical messengers. These are the glands that make all hormones. ठीक है ना? They influence almost every cell, organs and functions of the our bodies. अगर मैं बात करूँ they influence, वो influence करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन दिया हुआ है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो डी वाला ऑप्शन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें प्लूरल प्रोनाउन दिया है, प्लूरल प्रोनाउन दिया हुआ है। इस प्लूरल प्रोनाउन की बात करें तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे ग्लैंड्स भी दिया हुआ है, यहाँ पे हार्मोन्स भी दिया हुआ है। तो ग्लैंड्स इन्फ्लुएंस करता है या फिर वो क्या कहते हैं कि हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करता है। ये आपको जब बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी पढ़ते वक्त वहाँ पे ये आपको जनरल नॉलेज लेना होता है, मतलब बायोलॉजी की जानकारी लेनी है। एसएससी की तैयारी करो, बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ से इस बात को समझ पाओगे कि ये जो दे इस्तेमाल है वो हार्मोन्स के लिए इस्तेमाल है। ग्लैंड्स जो है इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, हार्मोन्स इन्फ्लुएंस करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेल, ऑर्गन एंड फंक्शन ऑफ आवर बॉडीज। तो ये जो दे है वो हार्मोन्स के लिए आया। और अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो जरा ध्यान से देखो कहां कहां पे दिया हुआ है, दीज आर द ग्लैंड दैट मेक ऑल द हार्मोन्स। एक तो हार्मोन्स यहाँ पे आया हुआ है, एक तो हार्मोन्स यहाँ पे बी में आया है। तो मैं कह सकता हूं डी जो है या तो सी के साथ आएगा, डी या तो सी डी आएगा या तो सी बी आएगा, या तो सी डी आएगा या तो सी बी आएगा। तो सी या तो डी के साथ आना चाहिए या तो बी के साथ आना चाहिए। तो सी ना डी के साथ आया ना बी के साथ आया है। अब सी की बात करें तो यहाँ डी के साथ आया है और यहाँ जो है सी बी के साथ आया है, यहाँ सी डी के साथ आया है। तो एक ऑप्शन को आप आसानी से एलिमिनेट कर पा रहे हो। दूसरा अगर बात करें, जरा ध्यान से देखना, दीज आर द ग्लैंड्स। अब हम बात कर रहे हैं दीज आर द ग्लैंड्स। ये दीज क्या कर रहा है, ये आपको इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है। और ये इशारा करने की बात करें तो ग्लैंड्स कहाँ पे दिया है और किसी ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ग्लैंड्स दिया हुआ है नहीं ना, इस ऑप्शन में दिया हुआ है ग्लैंड्स का डिटेल या ग्लैंड्स जैसे शब्द का इस्तेमाल कहीं हुआ है, इस ऑप्शन में दीज आर द ग्लैंड्स दिया हुआ, इसी में रिफर किया जा रहा है। हार्मोन्स आर द बॉडी केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस वाले ऑप्शन में, जरा ध्यान से देखो बी वाले ऑप्शन में, इसमें भी ग्लैंड्स की चर्चा नहीं है। तो दिया किस में गया हुआ है, इसमें ग्लैंड की चर्चा की गई है। अवेलेबल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड। तो ये जब दिया हुआ है तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड दीज है वो क्या काम करेगा, इसको जोड़ेगा, क्योंकि ये इसी को इशारा कर रहा है। वैसे दीज इस्तेमाल होता है किसके लिए, प्लूरल के लिए। तो अवेलेबल अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड इज वेरी लिमिटेड। अब यहाँ पे एक्चुअली ग्लैंड्स को रिफर किया जा रहा है और ग्लैंड की चर्चा सिर्फ ऑप्शन ए में है, जबकि ग्लैंड यहाँ पे सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल किया गया है, कहीं और ग्लैंड इस्तेमाल नहीं किया गया है, रेफरेंस भी नहीं दिया गया है। इसका क्या मतलब है, ये जो इशारा कर रहा है सी की, वो ये इशारा कर रहा है मैं तो ए के बाद आऊंगा। तो ए सी एक पेयर बनेगा, यहां से आपको ये समझना पड़ेगा। तो ए सी अगर पेयर बनाओगे तो एक ही ऑप्शन में ए सी का पेयर बना हुआ है, जो कि ये वाला ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन निपट जाएंगे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए सी बी डी। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड मिल जाए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड मिल जाए तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या करते हैं, ये जो है पेयर बनाते हैं। ये क्या बनते हैं, पेयर बनाते हैं, जिसको संकेत कर रहे होते हैं, जिसको संकेत। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड या तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव होगा तो वो अपने बाद नाउन तुरंत लेके आएगा, जैसे दीज आर द ग्लैंड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये दीज आर द ग्लैंड्स है, ये दीज रिफर कर रहा है ग्लैंड्स को, और ग्लैंड्स का पहली बार मेंशन ऑप्शन ए में किया गया है, तो ये जस्ट उसके बाद आएगा। हमेशा याद रखिएगा जो भी डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं वो जिस नाउन को रिफर कर रहे होते हैं, जिस ऑप्शन में वो नाउन होता है उस ऑप्शन के साथ पेयर बनाते हैं। तो अगर हम इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा लॉजिक क्या बनेगा कि हमारा ए और सी आएगा। और वैसे भी देखो द नॉलेज सो फॉर अवेलेबल, तो
तो हम ये बात बोलते हैं ना, द नॉलेज सो फॉर अवेलेबल, तो सो फॉर अवेलेबल ये इस्तेमाल किया जाता है, सो फॉर अवेलेबल, सो फॉर ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है जो अभी तक अवेलेबल है। तो इससे भी आप इसके बाद ए ले आ पाएंगे और उस हिसाब से सारी लॉजिक भी फिट बैठ रही है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए से जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। एसी जो पेयर बना के निकल रहा है वो, तो एसी हमारा जो है पेयर बनना चाहिए। और ये हमने क्रैक किया है क्वेश्चन किससे, ये क्वेश्चन क्रैक किया हमने डेमोस्ट्रेटिव वर्ड अप्रोच से, कि अगर हम डेमोस्ट्रेटिव वर्ड को उसकी मैचिंग कराना अगर सीख गए तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये आया है आपको इस पैटर्न का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन निहायत ही आसान इस तरीके से होता है। द इनिशियल डेज ऑफ माई हाई स्कूल, आप इसको सीधे ऐसे समझ सकते हैं, द इनिशियल डेज ऑफ माई हाई स्कूल आर नॉट वेरी गुड टू रिमेंबर, आर नॉट वेरी गुड टू रिमेंबर। और इसमें बहुत सारा चीज है जो अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप सीधे सीधे हिंदी मीनिंग भी लगाओगे तो कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन निकल जाएगा। तो द इनिशियल डेज क्यू से स्टार्ट होगा और ऑप्शन जो है ये डी स्टार्ट चलेगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, सिर्फ ये पैटर्न समझाने के लिए कि इस पैटर्न का भी एग्जाम में CHSL मेंस में और CGL मेंस में क्वेश्चन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आता है तो निहायत ही आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, द पेंटिंग्स ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड considered as one of the foremost pioneers of Indian modern art, Persian modernism with the colors of Indian Rajput art। आप एक चीज इसमें ध्यान से देखो, जो फॉरमोस्ट है लिखा हुआ ना, फॉरमोस्ट है, तो जैसे आप मोस्ट देखते हो या फॉरमोस्ट देखते हो, इसके पहले आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये फॉरमोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल दा से यहाँ पे इंड है, तो क्यू और आर एक पेयर बन जाएगा, क्यू और आर एक पेयर बन जाएगा। जैसे क्यू आर एक पेयर बनेगा, ध्यान से देखो, क्यू आर 3 जगहों पे पेयर है, एक तो यहाँ पे पेयर है, तो यहाँ पे पेयर है, या तो यहाँ पेयर, एक ऑप्शन में पेयर नहीं है, जो हम आप क्वेश्चन को निपटा लोगे, ठीक है ना। फिर अगर हम क्यू से बात करें तो सेंटेंस क्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये क्या है आपका, जरा ध्यान से देखिए, ये है वर्ब, वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं करते हैं, तो क्यू वाला ऑप्शन आपने हटा लिया। अब आपके पास बचा क्या है, पी से स्टार्ट होना है, द पेंटिंग ऑफ सैयद हैदर रजा ब्लेंडेड, ठीक है ना, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट पॉइनर ऑफ इंडियन मॉडर्न आर्ट। और अगर हम बात करें पर्सियन मॉडर्निज्म विद द कलर्स ऑफ इंडियन राजपूत आर्ट, अब जब ये राजपूत आर्ट दिया हुआ ना, ये वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो ध्यान से देखिएगा, या तो इसको लेना है या तो इसको लेना है। ये राजा ब्लेंडेड लिखा हुआ ना, हैदर राजा ब्लेंडेड, ये वर्ब है, ठीक है ना, द पेंटिंग ऑफ सैयद हैदर राजा ब्लेंडेड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये ब्लेंडेड और कंसिडर्ड दोनों एक साथ नहीं आ सकता, अगर इसको इसको पेयर बनाओगे तो ब्लेंडेड और कंसिडर एक साथ फिट नहीं बैठेगा, बनेगा राजपूत आर्ट कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पेंटिंग्स ऑफ सैयद हैदर राजा ब्लेंडेड, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कैसे बनेगा, आपका ऑप्शन बनेगा, आप पी से स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। आप जरा इसको वापस से ध्यान से समझो कि इस आपका ऑप्शन कैसे बनेगा। आपका बना हुआ है ऑप्शन क्यू और आर, ध्यान से देखो, क्यू और आर बना है, और आप इसके साथ क्यू को नहीं ले सकते हो, तो एस को इसके साथ क्यू के साथ लेना पड़ेगा, तो एस क्यू आर आप सीक्वेंस बनाओगे, एस क्यू आर सीक्वेंस बनाओगे। और ध्यान से देखो, एस क्यू आर सीक्वेंस किसमें आपका बन रहा है, एस क्यू आर सीक्वेंस आपका सी ऑप्शन में बन रहा है, मतलब पी से आपको स्टार्ट करना है, तो पी एस क्यू आर इज द राइट ऑप्शन होगा। रीजन जानते हो क्यों इसको और इसको साथ में नहीं लिया, क्योंकि ब्लेंडेड के बाद कंसीडर नहीं ले सकते हो, क्यू के बाद आपका आना है आर, और क्यू के पहले या तो ये ऑप्शन लो या तो ये ऑप्शन लो, ये ऑप्शन लोगे तो ब्लेंडेड और कंसीडर्ड एक साथ आ जाएगा, तो V3 दो दिखाई देगा। यहाँ पे जो ब्लेंडेड का इस्तेमाल है ना, ब्लेंडेड पर्सियन मॉडर्निज्म, ये जो ब्लेंडेड है ये पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है, मतलब एग्जेक्टिव की तरह यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पी एस और क्यू और आर इज द राइट ऑप्शन, पी एस क्यू आर इज द राइट ऑप्शन, दिस वन इज राइट, और ये वाला गलत है सेक्शन। समझ गया ना, पूरा ग्रामर लगा हुआ है, ग्रामर किसी और कुछ नहीं लग रहा है। Nowadays society has become corrupted by cunning, manipulative and toxic people. The responsibility should be taken by mentally strong people. There lies a responsibility for others to make society a better place to live. A responsibility लिखा हुआ है, the responsibility लिखा हुआ है। तो मैं यूं कह दूं, मैं निष्कर्ष निकाल दूंगा, आर्टिकल अप्रोच लगा के सी बी से पहले आना चाहिए, तो सी बी से पहले इस वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, खाली बाकी सारे ऑप्शन में आ रहा है। फिर लिखा बीइंग रोबस्ट दे कैन डिवोट दियर टाइम और रिसोर्सेज टू चेंज नॉक्सियस इंडिविजुअल्स। बीइंग रोबस्ट दे कैन डिवोट दियर टाइम, अब दे किसके लिए आया है, सबसे पहले तो ये समझना है, ये क्या आ गया है, दे
प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हो, बगैर नाउन इस्तेमाल किए हुए प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, तो डी ऑप्शन से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। अब फिर बात अगर आती है, लिखा हुआ है देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी ए बेटर प्लेस टू लिव इन। फिर बात आ रही है, जब देयर का इस्तेमाल करते हो तो देयर आपको क्या कहता है, एक इशारा करता है, देयर एक बार इंट्रोड्यूस करता है किसी बात को। तो देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है तो इससे भी समझ में आता है कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देयर से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और दूसरी चीज, एक बात ये भी समझो, जब एक एक रूल पढ़ाया था मैंने क्रोनोलॉजी, जिसमें मैंने आपको बताया था टाइम क्रोनोलॉजी, टाइम क्रोनोलॉजी, हम पास्ट से प्रेजेंट में और फ्यूचर में फिर मूव करते हैं, फ्यूचर में मूव करते हैं। तो अगर कहीं आपको नाउअडेज देखने को मिल जाए, टुडे देखने को मिल जाए, टुडे देखने को मिल जाए, तो इससे तुरंत समझिएगा कि इससे क्या होगा, इससे सेंटेंस को हम एंड करने की तरफ मूव करेंगे, स्टार्ट करने की तरफ मूव नहीं करेंगे। अब अगर इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को अगर आप समझोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि आप सी से स्टार्ट करोगे और जो है ए से स्टार्ट नहीं करोगे। तो देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर मैं सी से स्टार्ट करूं, देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी ए बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है ना। फिर बी ऑप्शन आया, द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टेकन बाय मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपुल। फिर ऑप्शन ए आया, नाउ डेज सोसाइटी हैज बिकम करप्ट बाय कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक पीपुल, बीइंग रोबस्ट दे कैन डिवोट देयर टाइम और रिसोर्स टू चेंज नॉक्सियस इंडिविजुअल्स, ठीक है। बीइंग रोबस्ट दे कैन डिवोट देयर टाइम और रिसोर्स टू चेंज देयर नॉक्सियस इंडिविजुअल्स। और दे को भी आप देख सकते हो कि दे किसके किसके लिए आया है। अगर हम ध्यान से देखें तो नाउ डेज सोसाइटी हैज बिकम करप्ट बाय कनिंग, मैनिपुलेटिव एंड टॉक्सिक पीपल, यहाँ पे पीपल का इस्तेमाल किया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, और यहाँ पे पीपल का इस्तेमाल होगा। इस पीपल के लिए ही दे का इस्तेमाल हुआ है। तो जो आपका डी होना चाहिए या तो बी के साथ आएगा या तो ए के साथ आएगा। तो डी या मतलब डी बी और ए के बाद आ सकता है, डी बी के साथ आता है, डी ए के बाद आ सकता है। तो अगर हम डी की बात करें तो डी देखो यहाँ पे किसके साथ आया हुआ है, डी बी के बाद आया है, डी ए के भी बाद आया है, डी बी के बाद आया है, डी ए के बाद आया है। देखो सीक्वेंस सही से मैच आ रहा है दोनों इसमें। तो जो बचे हुए ऑप्शन है इसमें डी से एंड ही हो रहा है, कोई अपने पास सोचने वाली बात नहीं है। तो अपने को ये समझ में आ रहा है कि ऑप्शन नंबर सी से जो है अपन क्या काम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट करना सही नहीं है, क्योंकि देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी ए बेटर प्लेस टू लिव इन, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में कई सारे छोटे छोटे क्लूज का अपने को इस्तेमाल करना पड़ा है, और इस्तेमाल करके जो है अपन ने क्वेश्चन को क्रैक कर दिया। कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे देखोगे आपको मिलेगा टुडे, तो समझिएगा कि टुडे या नाउ ए डेज इनसे स्टार्ट नहीं करते हैं। जो है जब नाउ ए डेज या टुडे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जब मैं और आएगा तो अभी आपको और एक्सप्लेन करूंगा कि इनको और अच्छी तरीके से कैसे पहचानें, ठीक है ना। इट और देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं, और जब ये इंट्रोडक्टरी के सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं तो इनसे सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनका बीच में यूज केस अच्छा नहीं होता है। इनका बीच में जो यूज केस होता है वो संकेत देने के लिए होता है या रिप्लेसमेंट के लिए होता है। अगर इट होगा तो वो नाउन का रिप्लेसमेंट करेगा, जो देयर होगा वो इशारा करेगा, और देयर उस टाइम पे प्लेस को इशारा करेगा। यहाँ पे जो देयर की अगर हम बात करें तो ये प्लेस को इशारा कर ही नहीं रहा है, यहाँ पे किसी प्लेस की बात हो ही नहीं रही है। तो जब प्लेस की बात नहीं होती है देयर के मसले में, तो ये किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करता है, किसी चीज को। जैसे देयर लिव्ड ए किंग, वहां एक राजा रहता था, या उस समय की बात है राजा रहा करता था। तो ये जो है ये पास की कोई बात इस तरीके से बता रहा होता कि ऐसा हुआ करता था। तो देयर लाइज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स टू मेक सोसाइटी ए बेटर प्लेस टू लिव इन, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल टीयर सेकंड 18/11/2024 का क्वेश्चन है। जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। दिया हुआ सीवी रमन स्टोरी बिगिंस इन ए विलेज नियर तिरुचिरापल्ली नोन इन हिज डेज एज Trichinopoly in southern India. When he was 4 years old, Raman's family moved to विशाखापट्टनम। जब वो 4 साल का था तो उसकी जो फैमिली है विशाखापट्टनम में मूव कर गई। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 नवंबर 1888, द सेकेंड चाइल्ड ऑफ आर चंद्रशेखरा अय्यर एंड पार्वती अमल। Chandrasekhara Iyer was an athletic man and he took active interest in sports. His father took up a job there as a lecturer in Mrs. A.V. Narasimha Rao College, where he taught physics, mathematics, and physical geography. His young son Raman was not physically very strong but was very intelligent, and he preferred to read books and work at his studies.
अब जरा इसको ध्यान से देखोगे, ये पूरा जो क्वेश्चन नंबर 12 है CHSL मेंस का क्वेश्चन है और इतना लंबा लैंग्वेज है। आपको क्या लग रहा है कितना समय लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने? अगर ग्रामर का क्लू कुछ नंगी आंखों से दिखाई ना दे रहा हो आपको, जरा ढूंढिए। मैं कहता हूं मैं आपको समझाऊं, इस वीडियो को पहले पॉज कीजिए और और ढूंढिए। नहीं ढूंढा होगा तो बस एक जगह मैं लेके आऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देयर, मिला देयर। ये है डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। आप सेंटेंस के अंदर दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज और हियर देयर जैसे शब्दों का, हियर देयर द सेम जैसे शब्दों का चुनाव कीजिए। जब इनका चुनाव करोगे तो सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए कि ये जो देयर आया है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है, मतलब सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया या प्लेस बता रहा है। तो हिज फादर टुक अप ए जॉब देयर एज ए लेक्चरर। उसके पिताजी ने वहां पे जो है जॉब लिया एज ए लेक्चरर इन मिस्ट्रेस AV नरसिम्हा राव कॉलेज। ये देयर किसी जगह को बता रहा है, देयर किसी जगह को बता रहा है। जरा ध्यान से देखो ऑप्शन कि व्हेन ही वाज 4 years old रमन्स फैमिली मूव टू विशाखापट्टनम। रमन की जो फैमिली है विशाखापट्टनम को मूव कर गई और वहां पे उसने जॉब लिया। ये जो देयर है वो रिफर कर रहा है इस जगह को। तो अगर कोई डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है और आपको ये पता चल जाए कि वो जिस नाउन को या वो जिस यहाँ देयर के सेंस में जिस प्लेस को रिफर कर रहा है, तो यहाँ से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? आप यहाँ से ये निष्कर्ष निकालते हो कि आप इनका पेयर बनाओगे। तो PS एक पेयर बनेगा आपका, PS एक पेयर बनेगा। जब PS एक पेयर बनेगा तो ऑप्शन में PS ढूंढिए। PS ढूंढेंगे तो देखो इसमें भी नहीं है, PS ढूंढेंगे तो इसमें भी नहीं है, PS ढूंढेंगे तो इसमें नहीं है, सिर्फ इसी में है। एक छोटा सा क्लू और इतना लेंदी क्वेश्चन चुटकियों में निपटा गया। इतना लेंदी क्वेश्चन चुटकियों में निपटा गया। डरना नहीं है, पैराजंबल से डरना नहीं है, नंगी आंखों से देखने सीखना है, नंगी आंखों से देखने सीखना है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब पहली बार में अगर पिक नहीं कर रहे हो, नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओ। पैराजंबल के रोज 10 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन मेरी 4 क्लासेस देख के। मेरी जब तक 4 क्लासेस नहीं देखोगे तब तक मैं आपकी आंखें ओपन नहीं कर पाऊंगा कि नंगी आंखों से ये चीजें आपको दिखाई दे। आपको दिखाई अगर अभी नहीं दिखाई दे रही होगी तो इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि आपका ग्रामर जो है वो अच्छे से प्रिपेयर ना हो। एक बार ग्रामर आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा तो ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब ग्रामर के आप 1500-2000 क्वेश्चन जब लगाओगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से दिखाई देने लगेगी। अब आप अगर हियर और देयर का यूज अच्छे से नहीं जानते हो, बचपन से हमें बताया जाता है कि हियर यहाँ के लिए, देयर वहां के लिए आता है, तो ये जो चीज है ये आपको सेंटेंस के अंदर ढूंढना पड़ेगा। अब जैसे देयर प्लेस को रिफर कर रहा है तो यहाँ पे तिरुचिरापल्ली भी मेंशन है, यहाँ विशाखापट्टनम भी मेंशन है। तो फिर आपको यहाँ पे सेंटेंस पढ़ के इतना सार निकालना पड़ेगा कि सीवी रमन स्टोरी की स्टोरी कहाँ पे चालू हुई थी, ये बात बोली गई थी। उसका परिवार यहाँ पे मूव कर गया था, जब परिवार मूव जहाँ पे कर रहा था तो वहां पे उसके पिताजी ने जो है क्या काम किया है, जो है लेक्चरर की तरह जॉब किया है। ये होता ना कि पहले हम पैदा हुए थे जौनपुर में, मेरे पिताजी कानपुर आ गए, कानपुर में यहाँ पे वो ट्रक चलाते थे, फिर पूरा परिवार कानपुर में मूव हो गया तो मैं कानपुर में बस गया। तो ये बात हम इस तरीके से कहते हैं। तो इस चीज को अगर यहाँ पे समझ पाए तो इस ये वाला जो क्वेश्चन है ये चुटकियों में लग जाएगा। यहाँ पे ही, हिज, बहुत सारे डिटेल्स दिया हुआ है और बहुत सारे और डिटेल्स दिया हुआ है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता था। पर अगर एक छोटा सा क्लू देखो, जब बात आए एलिमिनेशन, जब बात आए ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए कि कोई पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, जैसे मैं कहूँ ए पहले आ रहा है बी बाद में आ रहा है, एक ये हो गया, और ए बी पेयर बना रहा है। तो सबसे पहले अगर आप पेयर ढूंढ पाओ तो पेयर ढूंढने से कई बार ऐसा होता है कि एक पेयर ढूंढने से ही आपका कोई क्वेश्चन पूरा का पूरा लग जाता है। 2 क्लू फाइंड आउट करने होते हैं, 2 क्लू से सारा क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जब क्वेश्चन थोड़ा सा ग्रामेटिकली फंसा के रखा जाता है तो 3 क्लू की जरूरत पड़ती है। 3 क्लू से ज्यादा कभी आपको चौथा क्लू लगाना नहीं पड़ता, क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, कितना भी लेंदी हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी पूरी क्लास अच्छे से देख के जाइएगा, मेरी पूरी क्लास अच्छे से देख के आइएगा। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, CHSL Tier 2 में आया है। अब जैसे इसमें ऑप्शन ध्यान से देखोगे, इतना वाहियात ऑप्शन है। अगर मैं आपको बोलूं ये लिखा हुआ है आवर, ठीक है ना, आपको लग रहा है यहाँ पे आवर दिया हुआ है, यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो आपको नहीं लग रहा है जहाँ पे एन आवर होगा वही सही होगा। तो यहाँ लिखा हुआ एन यूजुअली आवर, यूजुअल आवर लिखते हैं, यूजुअली आवर के पहले यूजुअली नहीं लगाते, एन यूजुअल आवर, क्योंकि आवर आपका नाउन है और यूजुअल आपका एडजेक्टिव चाहिए, यूजुअली आपका एडवर्ब है, तो ये करेक्ट पेयर नहीं हो सकता। एन आवर यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। और अगर मैं बात करूँ यहाँ आवर के पहले एन नहीं लगाया गया है, ये गलत हो गया है। और ध्यान से और आगे देखो तो इसमें एन आवर का इस्तेमाल है।
बस विच आई यूजुअली बोर्ड एंड हैड टू वेट फॉर एन आवर। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हो सकता है, और आखिरी में इसमें एंड आ गया है, तो एंड से किसी बात को क्लोज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है ऑप्शन बी नहीं होगा। तो आपके पास बचा हुआ क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी। मतलब CHSL मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो बहुत ही वाहियात है, मतलब देख के एक आम बच्चा भी कर सकता है। ये क्वेश्चन दिया गया था ताकि आप नंबर बना सको, ये पैटर्न है ताकि आप पैटर्न, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि इस तरीके का पैटर्न से डरना ही नहीं है। फिर तो ये पैराजंबल आपके लिए बहुत आसान है, बहुत मजाक हो गया। लेकिन सवाल कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो ग्रामर से सॉल्व कर रहे हैं ना, कि आवर के पहले एन आता है, एंड सेम सेंटेंस को एंड नहीं करते, सब ग्रामर ही तो लग रहा है। और यहाँ पे अगर बात करें एन यूजुअली आवर नहीं लिखेंगे, रीजन इसके पीछे का क्या है? यूजुअली का इस्तेमाल नहीं करते आवर के पहले, आवर जो है नाउन है, यूजुअल आपका एग्जेक्टिव, यूजुअली आपका एडवर्ब है, तो एन यूजुअल आवर लिखते हैं, ना कि एन यूजुअली आवर लिखते हैं। तो इस सारे ग्रामर की चीजों की जानकारी के बाद हम आसानी से ऑप्शन डी तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग। एज इट वॉज, अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, एज इट वॉज, इट जो है किसी को रिप्लेस कर रहा है कि ये जो है लास्ट वन था इवनिंग का, तो ये प्रोनाउन की तरह जो रिप्लेस कर रहा है, ना कि इंट्रोड्यूस कर रहा है। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, जो सिटी बस था वो ओवर क्राउडेड था, एंड दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेटर्स टू ट्राई देयर स्किल। आपको लग रहा है ये, मतलब मुझे लग रहा है कि ये हिंदी मीनिंग से भी आसानी से क्रैक हो जाएगा, ग्रामर से भी आसानी से क्रैक हो जाएगा। CGL फेज 1 में क्वेश्चन आया है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे बहुत सारा क्लू दिया हुआ है, दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं दिस की बात करूँ तो बस जो ओवर क्राउडेड था, इस ये जो दिस है ना, ये इसी को जो है कोट कर रहा है, दिस दैट दोस्त की बात कर, तो PQ आपस में पेयर बनाना चाहिए, ठीक है ना। दिस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। यहाँ से टू अपॉर्चुनिटी दे रहा है, किसको दे रहा है ये बताना होता है, तो क्यू के बाद आर आना चाहिए, आर के बाद एस आना चाहिए, एज इट वॉज द लास्ट, और ओ पहले आना चाहिए। एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, द सिटी बस आर ओवर क्राउडेड, एज इट वॉज द लास्ट बस। इसके साथ ये भी जुड़ सकता है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो दिस है जो कनेक्ट कर रहे हो ना, ये एक्चुअली अपने आप में पूरा कंप्लीट नहीं है। द सिटी बस वॉज ओवर क्राउडेड, और ये रीजन दे दिया है कि एज इट वॉज द लास्ट वन ऑफ द इवनिंग, क्योंकि ये आखिरी था, एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी, तो पी जो होगा, फिर उसके बाद ओ होगा, क्यू होगा, और देन उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू द आर होगा, देन अस होगा। तो ये क्या बताया मैंने? द सिटी बस आर ओवर क्राउडेड, पी होगा, ओ होगा, क्यू होगा, आर होगा और एस होगा। पी होगा, क्यू होगा, आर होगा और एस होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका सटीक होगा। इसमें बहुत सारा क्लू है, लेकिन इसमें एक जो चीज है वो जरा ध्यान से देखना, जो मैं समझाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को पिक करने का रीजन था कुछ समझाने के लिए। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था क्या, कि ये जो आपका दिस होगा, ये जिसको रिफर कर रहा है उसके साथ आएगा। तो ये रिफर हो रहा है ना, कि ये जो है अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये जो दिस है, क्या बस ओवर क्राउडेड है, ये ओवर क्राउड होना जो है, ये क्या कर रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है पिक पॉकेटर्स को, कि वो ताकि वो चोरी वोरी कर सके, अपना स्किल इस्तेमाल कर सके। लेकिन जरा ध्यान से देखो, सिर्फ इतनी ही बात नहीं है जो दिस इसको कोट कर रहा है। एक्चुअली सिटी बस ओवर क्राउडेड थी, और दूसरी बात साथ में इसको ये भी जोड़ना है, एज इट वॉज द लास्ट वन, और ये लास्ट वन था, ओवर क्राउडेड थी, और ये आखिरी बस था, जिस वजह से सारे के सारे इकट्ठे थे। तो ये पूरी बात एक साथ सेंटेंस बनाएगा। देन उसके बाद एंड दिस गेव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिक पॉकेट्स टू ट्राई देयर स्किल। ग्रामर में पिक पॉकेट्स यहाँ पे आया है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ग्रामर में पिक पॉकेटर करके शब्द इस्तेमाल होता है, पिक पॉकेटर करके इस्तेमाल होता है। ये आम बोलचाल की भाषा में हम इसे बोलते हैं, पिक पॉकेटर लिखना गलत होता है। तो यहाँ पे देखो पिक पॉकेट्स लिखा है, सही ग्रामेटिकल वर्ड का इस्तेमाल है। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे कि इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है, दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक स्टार्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ। दीज कैन, ये कर सकते हैं। जब हम दीज की बात करते हैं तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। ये पहले आएगा नहीं, ये अपना नाउन लेगा, ये अपना नाउन लेगा। ऑब्जर्वेटरीज आर प्लेसेस टू स्टडी प्लेस। ऑब्जर्वेटरीज जो है वो एक प्लेस होता है जिससे हम जगहों को जो है क्या करते, स्टडी करते हैं। तो ऑब्जर्वेटरीज यहाँ पे आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। और ये आपका जो है दीज कैन टर्न अराउंड, जब हम दीज की बात कर रहे हैं ये टर्न कर सकते हैं, तो दीज भी आपका प्लूरल है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, जो संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है किसकी बात है। दे आर मोस्टली बिल्ट ऑन द माउंटेन टॉप्स, वो बने होते हैं माउंटेन टॉप पे। ये क्या है? ये भी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये भी आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ध्यान से देखिएगा।
टेलीस्कोप्स आर प्लेस्ड इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। जो टेलीस्कोप्स है वो है प्लेस्ड होते हैं इन द डोम शेप्ड रूफ ऑफ द बिल्डिंग। टेलीस्कोप्स यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल नाउन है। तो आपके पास दो प्लूरल नाउन है और एक प्लूरल प्रोनाउन है और दूसरा एक डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है जो प्लूरल है। यहाँ पे बस इस बात को आपको ये समझना है कि इनको कैसे पेयर बनाओगे। इनको ऐसे पेयर बनाना पड़ता है कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि दे आर बिल्ड, किसके बिल्ड होने की बात हो रही है और कौन ट्रैक कर सकता है। तो टेलीस्कोप जो होता है वो ट्रैक करता है स्टार्स को और अर्थ की रोटेशन को। तो टेलीस्कोप की जो मैचिंग कराओगे वो ए के साथ कराओगे, डी ए के साथ आएगा, क्योंकि जो ए है ये कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक, ये टर्न अराउंड किए जाते हैं ट्रैक करने के लिए स्टार्स को, रोटेशन को। और जब आप जियोग्राफी पढ़ते हो वहाँ पे टेलीस्कोप तो पढ़ते हो ना, टेलीस्कोप का क्या काम होता है कि हम आसमान में जो है तारों को, बाकी सितारों को, सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करने के लिए टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो दीज कैन टर्न अराउंड टू ट्रैक करते हैं हम स्टार्स को और रोटेशन ऑफ अर्थ को। तो यहाँ से आपको ये चीज़ जो आपकी जीके की जो नॉलेज है यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो टेलीस्कोप है उससे क्या काम करते हैं, उससे हम ट्रैक करते हैं। और जो ऑब्जर्वेटरीज जो है, ठीक है ना, वो जो ऑब्जर्वेशन साला है जहां से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो बिल्ट हो रखा है माउंटेन टॉप्स पे। तो ये जो दे आया वो इसके साथ आया, मतलब बी सी के साथ पेयर बनाएगा। तो बी सी के साथ पेयर बनाएगा, डी ए के साथ पेयर बनाएगा। तो जरा ध्यान से देखो, बी सी के साथ यहाँ पे पेयर बना हुआ है, बाकी कहीं पे बना नहीं हुआ है, डी ए के साथ यहीं पे पेयर बना हुआ है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितना प्यारा, कितना आसान सा क्वेश्चन था। बस ये दोनों क्लू का इस्तेमाल करके दोनों पेयर बनाना था। किसी एक का भी अगर पेयर बना लेते तो भी आपका क्वेश्चन शायद क्रैक हो जाता। नहीं, बीसी वाला पेयर बनाते तो क्वेश्चन क्रैक हो जाता, डीए वाला पेयर बनाते तो डीए यहाँ पे भी दिया हुआ है, डीए यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो दोनों पेयर आपको बनाना पड़ेगा। दोनों पेयर अगर आप बना ले गए तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा। इसकी हिंदी मीनिंग भी आसान है, हिंदी मीनिंग भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे है द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च throughout the past century and it continues to be used to understand many diseases has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancement। ये आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है, या तो ए से शुरू करोगे या तो ई से शुरू करोगे। ये दो ही ऑप्शन है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज has been of considerable importance in the field of scientific and medical advancements। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं इट कंटिन्यूज, तो इट क्या है आपका, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आया है, इंट्रोड्यूस करने के लिए इंट्रोड्यूस करता तो ये क्या होता, इसके साथ जो है इज आ रहा है, वॉज वर आता है जब ये इंट्रोड्यूस करता है। तो इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज। तो सी किसके लिए आया, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। इट, इसका जो नाउन है वो नाउन आपको ढूंढना पड़ेगा। नाउन ध्यान से ढूंढोगे तो इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट, यहाँ पे इसका नाउन नहीं दिया। हैज बीन कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ये भी नहीं दिया हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखें थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, इसमें भी नहीं दिया हुआ है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, तो बात हो रही है एनिमल रिसर्च की, ये इसका नाउन है, ये इसका नाउन है। अब क्या मैं ए को सी के साथ मैच करा दूं, ए को सी के साथ मैच करा दूं। ए को सी के साथ अगर मैच कराऊंगा तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन। ए के साथ सी मैच कराने का एक ही ऑप्शन बचता है। मैं थोड़ा रुक के अभी इसकी मैचिंग कराता हूँ, कुछ और चीजें आपको समझाना चाहता हूँ जरा। अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं एंड इट, अगर ई से स्टार्ट करने की बात करो, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, तो हम कहते हैं ना कि इस फील्ड में साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट में द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ठीक है ना, हैज बीन एनिमल रिसर्च। और जब एनिमल रिसर्च कर रहे हैं, यूज ऑफ द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, तो क्या यूज होता है, इसके बाद ये नाउन फ्रेज है, इसके बाद इसका वर्ब आना चाहिए, और वर्ब दिया हुआ है इसमें डी में, वर्ब दिया हुआ है डी में। तो हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। तो ऑप्शन जो होगा वो सबसे पहले ई आएगा। हम कहेंगे क्या, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड इट कंटिन्यूज टू बी, मतलब हमने क्या किया, हमने ई लिया, ई के बाद ए लिया, ए के बाद इसका जो वर्ब दिया हुआ है वो डी में दिया हुआ है, इसका जो रिपीट होने वाला नाउन है वो सी में दिया हुआ है, और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेज कब तक, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, जो टाइम क्लॉज दिया हुआ है थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो EADCB इज द राइट ऑप्शन। देखना जरा कहां पे दिया हुआ है, ई
ई के साथ ये कहीं ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, मतलब हम इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट से स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो इसका दो तरीका होता है, ई को इधर नहीं लगा रहे हो तो ई को इधर लगा सकते हो, ये दोनों मीनिंग में कन्वे कर सकता है। आप ये बोल सकते हो इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू द पास्ट सेंचुरी, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट कह सकते हो। ये देखो कहीं ऑप्शन आपके पास आ रहा है एडीसी, एडीसी कुछ गड़बड़ कर दिया गया लिखने में अपन ने? होना तो नहीं चाहिए। जरा एक पॉज लेते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है? The use of animal research has been of considerable importance. डी के साथ ई आना चाहिए यार, इन द फील्ड ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस एंड इट। ए के साथ डी, ये ऑप्शन है, ठीक है। डी के बाद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैच कर गया, ठीक है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, ये देखो क्या है, द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च है, ये जब आपका नाउन आएगा, ठीक है ना, ये आपका जो नाउन है, ठीक है, जिसमें बात कर रहे हैं, जिसका मेन सब्जेक्ट ये है कि इसका जो यूज है ये कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस का है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। ये इसके बाद क्या है कि जब हम बोल रहे हैं हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, तो ये बात ये भी है कि किस समय में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये भी बता रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी। तो ये जो ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, ए के बाद अगर मैं बात करूं डी बनेगा, डी के बाद बात करूं ई बनेगा, ई के बाद बात करूं तो मैं सी बनेगा, सी के बाद बात करूं तो बी बनेगा, सी के बाद बात करूं तो बी बनेगा, तो ए डी ई सी बी बनेगा। तो ए डी ई, कुछ फिर भी गड़बड़ हो रहा है, ए डी अपन ने कुछ मैच नहीं कराया सही से, सही से मैच कराया नहीं तो लफड़ा हो रहा है। हिंदी मीनिंग के हिसाब से थोड़ा लफड़ा ही होता है। द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ठीक है, पहुंच गए अपन यहाँ पे। इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, हाँ बी भी ऑप्शन में आ जाएगा हिंदी मीनिंग के हिसाब से। एंड देन उसके बाद जो आएगा अपना एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस, ठीक है, इसके बाद सी आएगा। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा हिंदी मीनिंग का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि ग्रामर पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पा रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। मतलब इसमें अगर मैं ग्रामेटिकल वे से बात करूं तो ग्रामर इस तरीके से परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इट को इसके साथ अगर मैच करा दूं, ए और सी के साथ, ए सी को अगर मैच करा दूं तो क्वेश्चन आपका जो है गलत हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो बात है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी, मतलब बोलने से पहले ये बात जो है पूरी नहीं हो पाएगी कि इट सीधे सीधे मैच करा दे, क्योंकि यहाँ पे लिखा एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड। ये जो एंड का इस्तेमाल है ये बता रहा है कि एक बात पूरी कही गई है, उसके बाद फिर आगे फर्दर इसमें जोड़ के प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। तो एक पूरी बात पूरी करनी पड़ेगी, और पूरी बात जो हमारी पूरी हो रही है ए डी ई बी तक हो रही है, ए डी ई बी तक पूरी बात हो रही है, जिसमें हमने कहा कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च, यहां से ये बस समझ लो कि द यूज ऑफ एनिमल रिसर्च हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, और जो इंपॉर्टेंस है वो कहां पे है, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट। यहां पे आपको ये समझना है कि जो इंपॉर्टेंस है वो कहां पे, इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक एंड मेडिकल एडवांसमेंट थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी, थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी एंड इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड मेनी डिजीजेस। ये ऑप्शन नंबर सी होगा, जिससे लास्ट खत्म होगा। इसमें थोड़ी सी हिंदी मीनिंग का सहारा लेना पड़ेगा, और जब हिंदी मीनिंग के सहारे की बात करते हैं तो बहुत सारा उलझन होता है। आप ही देखो ना, हिंदी मीनिंग के सहारा लेने के बाद ऑप्शन ए बी सी सब घूम के आ गए अपन। यहाँ पे मुझे एक बात ये समझ में आ गया था कि ए सी को हम पेयर में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये एंड के साथ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे सीधे एंड हटा देते और लिख देते इट कंटिन्यूज टू बी यूज टू अंडरस्टैंड, या सीधे इट से स्टार्ट करते, तो वो सीधे इमीडिएटली जुड़ जाता। लेकिन एंड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एक बात पूरी की गई है, उसके बाद फिर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया। तो जब तक बात पूरी ना हो जाए तब तक जो है आप इस चीज को कंटिन्यू रखोगे। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप इट का इस्तेमाल करते हो तो होता क्या है, आप प्रोनाउन का यूज केस थोड़ा और समझ लो यहाँ पे, वरना इस वजह से आपके एनपी अप्रोच में डाउट बना रह जाएगा।
जो प्रोनाउन आप इस्तेमाल करते हो वो इस्तेमाल कैसे करते हो, आप एक पूरा स्टेटमेंट लिखते हो, फिर उसके बाद जब दोबारा इसके अंदर कोई नाउन आया हो, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हो, जब दोबारा इसको इस्तेमाल करना हो तब आप इस्तेमाल करते हो। या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है एक पूरी बात कहते हो और एंड लगा के इसी में दूसरी बात कहना स्टार्ट करते हो। तो इस सेक्शन में अगर आपने राम इस्तेमाल किया हुआ है, फिर दोबारा इसके लिए ही यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा ना एक ही सेंटेंस, अगर सही से देखोगे तो कहीं फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, ये एक सिंपल मतलब एक सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मतलब ये यहां से स्टार्ट होके जो है, यहां से स्टार्ट होके यहां तक एक सिंगल सेंटेंस है, जिसमें जो एंड लगा के जो है बाद में यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है। अब इस चीज की जानकारी के लिए आपको ग्रामर की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग पैरा जंबल पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके के एक आध क्वेश्चन आएंगे जो ग्रामर की सही जानकारी होने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था तो ये था। अब मैं इसको इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूं, तो जहां जहां पे थोड़ा भी डाउट हो जाए, जहां जहां पे भी थोड़ा डाउट आ जाए, इसको जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हैं हिंदी मीनिंग के हिसाब से, रदर देन जो है थोड़ा ग्रामर लगाया है अपन ने, लेकिन थोड़ी हिंदी मीनिंग का भी सहारा लेना पड़ा है, तब जाके जो है अपना सीक्वेंस बैठा पाए। तो जब भी आप हिंदी मीनिंग का सहारा लोगे, जबकि इसकी हिंदी मीनिंग बहुत आसान है, उसके बावजूद भी हिंदी मीनिंग का सहारा लेने में समय लग जाता है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को समय लग गया, तो आप तो बच्चे हो, आपको तो प्रैक्टिस भी उतनी नहीं है, तो आपको तो और समय लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में ग्रामर थोड़ा कम है, लेकिन हिंदी मीनिंग का सहारा ज्यादा है। अगला है हैविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल्स वी रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, द एडवांटेज ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट प्लेसेस एंड कल्चर कस्टम एंड लाइफ स्टाइल इज दैट। तो अगर मैं कहूं कि कोई ऑप्शन इज दैट से खत्म हुआ है, तो आपको लगता है कि यहां से कोई ऑप्शन खत्म हो सकता है, तो आप कहोगे कहां से सर, यहां से ऑप्शन खत्म नहीं हो सकता, स्टार्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, दोनों बातें देखनी होती कि आप उसे देख तो लो। कोई आर से खत्म हो सकता है, तो आप बोलोगे सर आर से तो खत्म नहीं हो सकता, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गए, सवाल ही सॉल्व नहीं किया हमने, ऑप्शन नंबर सी टिक हो गया। तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें रूल्स ऐसे लगते हैं जैसे सेकंड्स में निकल जाए क्वेश्चन। देखो ना, इसमें क्या है, एंड से खत्म नहीं कर सकते, इज दैट से खत्म नहीं कर सकते हो, तो आपके ऑप्शन ही 3 के 3 कट गए, एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन ए दिया है मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। Indeed, it can be reasonably argued that, sorry, अच्छा भी है, but it is not enough to blame the high birth rate for this state of affairs. Indeed, it can be reasonably argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate. There are more literate people in India today than ever before, but there are also more illiterate than ever before. अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इट से इट का इस्तेमाल है, यहाँ पे इट का इस्तेमाल है, तो बी और सी से सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये देखो, अब आपके पास पहुंचा हुआ है देयर आर मोर लिटरेट पीपल और मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल देन एनी टाइम इन द पास्ट। और फिर उसके बाद लिखा हुआ देयर आर मोर लिटरेट पीपल इन इंडिया टुडे देन एवर बिफोर, बट देयर आर आल्सो मोर इलिटरेट देन एवर बिफोर। तो मैंने आपको बोला है कि जब बात आए देयर की, जब बात आए देयर की, देयर के साथ जो है सीधा जब वर्ब इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है कि ये जगह नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जब ये इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होता है इट या देयर, जिसके साथ इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल होता है, इसको पहचानने का तरीका यह है, इट के बाद इट इज आर एम इस तरीके से इस्तेमाल हो, और देयर के बाद इज आर एम वॉज वर का इस्तेमाल हो, तो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं। जब ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, मतलब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो जनरल स्टेटमेंट से हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर ये क्लू दिया हुआ है कि हम देयर से अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो पहले हम देयर से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हमारा ए ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये एक निष्कर्ष होता है जो पहली ब्लश में क्या करते हैं, हमें ये निष्कर्ष निकाल लेना होता है। हम 90% कन्फर्म हो गए हैं कि मेरा जो डी होगा वो हमारा करेक्ट होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है इस चीज़ को एक बार मैच करा लो कि क्या ये पॉसिबल है कि यही सीन बैठेगा। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लो इस ऑर्डर में, देयर आर मोर लिटरेट पीपुल इन इंडिया, मतलब हमारे देश में, इंडिया में जो है ज़्यादा लिटरेट पीपुल है टूडे देन एवर बिफोर, पहले से कहीं ज्यादा लिटरेट है, बट देयर आर ऑल्सो मोर लिटरेट, मतलब पहले से ज्यादा लिटरेट है और पहले से ज्यादा इलिटरेट है। फिर ऑप्शन ये कह रहा है कि ज्यादातर बच्चे, मोर चिल्ड्रन गो टू स्कूल देन एट एनी टाइम इन द पास्ट, पास में जितने जाते थे उससे ज्यादा अभी भी जा रहे हैं, बट मोर चिल्ड्रन टुडे आर आउट ऑफ स्कूल, सेम उसी तरीके से ज्यादातर बच्चे जो स्कूल हैं वो उससे ज्यादा जो है क्या है कि अभी स्कूल में जो है नहीं जा रहे हैं, पहले से कम जा रहे हैं अभी, मतलब पहले से ज्यादा
जा रहे हैं स्कूल और पहले से ज़्यादा नहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, रीजन मेन ये है। इसके बाद आपका आया बी, बट इट इज़ नॉट इनफ, लेकिन ये इनफ नहीं है ब्लेम करने के लिए हाई बर्थ रेट फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स। इंडीड it can be reasonably argued that continued mass illiteracy is not the result but the cause of the high birth rate। अब यहाँ पे बात हो रही है कि वास्तव में ये जो है रीजनेबली आर्ग्यू किया जा सकता है कि कंटिन्यूड मास इलिटरेसी, जो मास इलिटरेसी है, ये रिजल्ट नहीं है पर हाई बर्थ रेट का एक कारण हो सकता है। जो ये ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं, ज्यादातर बच्चे नहीं जा रहे हैं जो स्कूल है, इसका रीजन ये बताया जा रहा है, बट इट इज नॉट इनफ टू ब्लेम। पर ये चीज ऐसा इनफ नहीं है कि हम हाई बर्थ रेट को जो ब्लेम कर सकते हैं। और ऑप्शन सी में दे रहे हैं कि ये रीजनेबली आर्ग्यू किया जा सकता है कि ये क्या है, ये इसका रिजल्ट नहीं है पर एक कारण हो सकता है। तो जो हमने ऑप्शन मैच कराया वो अपने आप में बिल्कुल सही है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग के हिसाब से जाओगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन मैं अगर हिंदी भाषी बच्चे एग्जाम में जाके अगर कंफ्यूज हों इस तरीके का, तो हिंदी मीनिंग का सहारा ना ले। अगर उनको मीनिंग समझ में ना आए, अगर आपको हिंदी मीनिंग थोड़ी समझ पाओ तो आप इसको एक बार पढ़ के देख लो एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आप उसकी हिंदी मीनिंग में जज नहीं कर पा रहे हो और ऑप्शन आ जाए कि देयर से स्टार्ट है इंट्रोडक्टरी, जहां पे हम देयर का इस्तेमाल कर रहे हैं सब्जेक्ट की तरह, और दूसरा ऑप्शन है दोनों आपको एक जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, तो मतलब आप देयर के साथ जाइए कि देयर के साथ आप ओपन करेंगे, दूसरे वाले के साथ ओपन नहीं करेंगे। इससे आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे ग्रामेटिकली। फेयर चांसेस होगा ऑलमोस्ट 100% टाइम आप एक्यूरेट हो क्या होगे, मतलब आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अगर हम ये ना चेक करने जाते हिंदी, तो भी हमारा जो ऑप्शन सी है जो हम टिक करते हैं वो अपने आप में सही होता। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जनरल अयूब खान टुक ओवर आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो एस जो है वो के साथ आएगा, ये साफ साफ समझ में आ रहा है। एस ओ के साथ आएगा, कहाँ कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। जैसे आप ऐसे भी पढ़ोगे ना, हिंदी मीनिंग बहुत आसान है। आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, क्या फ्रेम किया? इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। ठीक है ना। जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, टुक ओवर किया, टुक ओवर लेने का मतलब चार्ज होता है, क्या लिया? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री and soon got himself elected and देखो ये वाला ऑप्शन है, जैसे ही आप मैच करोगे निकल आएगा। जनरल अयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। मेरी बैटरी खत्म हो गई है, जरा बने रहिएगा, मैं बैटरी लगा के वापस क्लास स्टार्ट करता हूँ। बस 1 मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको हिंदी मीनिंग से सॉल्व करो या फिर आप ग्रामर से सॉल्व करो। ग्रामर में तो बस खाली बस इतना पकड़ लो कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फ्रेम किया, तो आपको समझ में आ जाएगा पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। फिर जनरल अयूब खान टुक ओवर, क्या लिया? टुक ओवर करेगा, चार्ज करेगा, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री करेगा, तो आर के साथ क्यू आएगा। तो जरा ध्यान से देखो, जो हमने ऑप्शन लिया था एस ओ आर, उसके बाद आया है। ठीक है ना। एस ओ इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल अयूब खान टुक ओवर, आर, आर के बाद क्या आया है? क्यू आया है, क्यू आया, फिर एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, ये आ गया। अब इसकी हिंदी मीनिंग भी निकालो, तो हिंदी मीनिंग क्या है इसका? बहुत आसान है। हिंदी मीनिंग में कुछ दम ही नहीं है, हिंदी मीनिंग में कुछ दम नहीं है। बोला कि पाकिस्तान ने जैसे ही जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जनरल अयूब खान ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अपने कंट्री का चार्ज लिया और अपने आप को जो है इलेक्ट करवा लिया, बस इतनी सी बात थी। तो ये फेज 1 का क्वेश्चन है, सीजीएल फेज 1 का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ आसान आसान से क्वेश्चन अब देखो, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा लियो तो आसान क्वेश्चन अब मक्खन जैसा लगेगा। लिखा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, ये न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। तो आपको ये ढूंढना है वो और क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो ये वाला जो सेक्शन है वो काट ही दो। ये न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? इट इज गुड टू बी इन ए स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। इट इज गुड मतलब छोटे परिवार में रहना जो है, इट इज गुड, अच्छा होता है, बिकॉज देयर इज अ बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट होता है। स्मॉल फैमिली इज वन विथ पेरेंट्स एंड मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। जो स्मॉल फैमिली होती है वो क्या आती है? वन, वो ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम जो है उनके 2 बच्चे होते हैं। द एडवांटेज ऑफ ए स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, जो एडवांटेज है स्मॉल फैमिली के, ये न्यूमरस होता है।
तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ सी को, तो सी में फैमिली को बताया गया है कि स्मॉल फैमिली क्या होती है। स्मॉल फैमिली ऐसी होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। फिर आप ये कह सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, ये वाली जो फैमिली है न्यूक्लियर फैमिली भी कही जाती है। तो सी के साथ आप ए जाओगे, ए के बाद फिर आओगे अगर तो डी आएगा, द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज बताओगे कि एडवांटेज होता है इसका, एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस, डी बताओगे और उसमें उसको एलेबोरेट करोगे एक से, इट इज गुड टू बी इन ए स्मॉल फैमिली बिकॉज देयर इज ए बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज बी। तो सी ए डी बी इज द राइट ऑप्शन और ये हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसकी हिंदी मीनिंग भी बहुत आसान है और अगर इसको थोड़ा सा अगर आप सही से मैच नहीं करा पाए तो काम गड़बड़ हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान से देखो, हम एडवांटेज की बात करेंगे या स्मॉल फैमिली में बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट की, उसके पहले हमको सी और ए दोनों लेना पड़ेगा। सी ए अपने को साथ में लेना पड़ेगा, डी बी से पहले ले रहे हैं, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है काइंडनेस एंड एम्पैथी इन ए वर्ड दैट कैन बी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, हार्श एंड चैलेंजिंग। तो देखो क्यू से एंड नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन तो यूं ही हटा दो, तो मतलब पी से स्टार्ट भी नहीं हो रहा अगर क्यू से एंड नहीं हो रहा तो। इन अ वर्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, हम कहते हैं ना इन अ वर्ड दैट कैन बी, जो जो संसार है वो हो सकता है। काइंडनेस एंड एम्पैथी हो सकता है, नहीं काइंड एंड एम्पैथी होता तो समझ में आता, काइंडनेस लिखा हुआ है तो ये कैन बी, जरा ध्यान से देखो ये क्या है, ये मॉडल है, ठीक है। तो कैन बी के साथ आप क्या लोगे, आप वर्ब लोगे तो हार्श एंड चैलेंजिंग होगा, तो इसके साथ क्यू के साथ आर आएगा। एक पेयर अगर फाइंड आउट किया है आपने तो जरा ध्यान से उसको ढूंढिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, दोनों ऑप्शन मिल रहा है क्यू और आर, क्यू और आर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हटा दो, क्यू और आर नहीं मिल रहा है तो अब इसके बाद तो आसानी से क्रैक ही हो जाएगा क्योंकि मीनिंग भी बहुत आसान है जो है। तो इन अ वर्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड प्रॉस्पेरिटी, जो काइंडनेस और एम्पैथी है वो लाइट और प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, तो पी और ओ साथ में आ जाएगा, पी और ओ साथ में आ जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये ऑप्शन। क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे ब्रिंग है और ये ब्रिंग क्या है, आपका वर्ब है, और अगर वर्ब है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको वर्ब के लिए नाउन चाहिए, वर्ब के लिए नाउन चाहिए। अगर मैं बात करूँ क्या ओ क्यू के साथ आ सकता है, क्या जो ओ है वो क्यू के बाद आ सकता है, क्यू ओ लिख सकते हो क्या, नहीं नहीं लिख सकते हो ना क्यू ओ, तो किसी ऑप्शन में क्यू ओ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो ये ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। और और कैन भी जैसे लिखा हुआ है, कैन भी हार्श एंड चैलेंजिंग हो गया, और यहाँ पे काइंडनेस एंड एम्पैथी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट जुड़े हुए, ये नाउन है ये नाउन है, ये दोनों नाउन पेयर है जो एंड्स के साथ जुड़े, तो ये जो नाउन पेयर है अपने आप का अपने साथ वर्ब लेगा और ये भी इसका भी वर्ब चाहिए। हार्श एंड चैलेंजिंग ये भी अपने जो है हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ आएगा, इन ए वर्ड दैट कैन बी हार्श एंड चैलेंजिंग, काइंडनेस एंड एम्पैथी ब्रिंग लाइट एंड पॉजिटिविटी, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा और सही ऑप्शन हमारा क्यू आर पी हो जाएगा। वैसे जितने छोटे क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें और डिटेल और हिंदी मीनिंग चर्चा करने लगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ग्रामर से जरा सा निपटोगे तो क्वेश्चन आसानी से लग भी जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबरिंग का तो छोड़ो क्योंकि कुछ छठे हुए क्वेश्चन है। इट कंटेन्स हाई लेवल ऑफ विटामिन ए एंड डी, ये कंटेन करता है, ये क्या है, ये किसके लिए आए, इट इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इट रिप्लेस कर रहा है, तो ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑप्शन ये दिया हुआ है और आपको ओपनिंग सेंटेंस ही ढूंढना है। दिस सप्लीमेंट इज मेड फ्रॉम द लीवर, ये सप्लीमेंट बना हुआ है, जैसे हम दिस की बात करते हैं तो ये दिस सप्लीमेंट दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है वो ढूंढना है, मतलब सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, बचा वो ऑप्शन आपके पास बी और डी है। तो कोल्ड लीवर ऑयल इज दज यूज टू ट्रीट, देखो कोल्ड लीवर ऑयल इज दज इस तरीके से ट्रीट करता है आर्थराइटिस। अब ये एक डिजीज है जिसको ट्रीट करने के लिए कोल्ड लीवर का इस्तेमाल करता है, ज्यादा से ध्यान से देखो दज का इस्तेमाल है, अगर दज का इस्तेमाल है तो मैंने आपको क्या बोला, किसी ऑप्शन में दज और देयर फॉर है, दज और देयर फॉर है तो इससे हम इंड करते हैं, अगर इससे इंड करते हैं तो एक ही ऑप्शन बी है, तो डी से स्टार्ट करोगे बी से इंड करोगे, सवाल क्रैक हो गया। समझ में आया? जब भी दज और देयर फॉर देखो, दज एंड देयर फॉर देखो, फाइनली देखो, इनसे तो तुरंत अगर एक ही ऑप्शन में दिया है उसी से एंड होता है, और अगर लास्ट ऑप्शन उसी एक ही से दिया हुआ है इसका मतलब है कि क्वेश्चन नहीं लगाने की जरूरत नहीं हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चर्चा करें। पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, एमंग द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज, पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड। अब दैट पीरियड लिखा हुआ है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ये दैट डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है, अगर ये डिमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो किसको डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, पीरियड को, पीरियड कहाँ पे दिया हुआ है, 50 साल का पीरियड सिर्फ इसी जगह पे दिया हुआ है और कहीं पीरियड देखो ध्यान से नहीं दिया, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी,
जबकि वेयर एज का मतलब जबकि मेनी रिच कंट्रीज विल सी, रिच कंट्रीज देखेंगे विल सी। अब यहाँ पे बात करें तो मेरे को समझ में आता है कि अगर हम बात करें दैट पीरियड इन नेक्स्ट 50 ईयर्स पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड एमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज। अब हम कहते नहीं इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, इन द नेक्स्ट, जब द नेक्स्ट 50 ईयर्स लिखते हैं तो इसके लिए प्रीपोजिशन इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ओ और पी आपस में पेयर ही बनाएगा, तो पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स। ये आम फ्रेज है यार, जो जनरल इस्तेमाल होता रहता है, जो हम सब लोग सुनते रहते हैं। तो ओ और पी जो है जोड़ा बनाएगा, ओ और पी जरा ध्यान से देखो कहाँ पे जोड़ा बन रहा है। ओपी जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, ओपी जोड़ा यहाँ पे बन रहा है, और कहीं पे जोड़ा बन रहा है नहीं, जोड़ा बन रहा है तो इसको ऐसे निकाल दो, इसको ऐसे निकाल दो, ओपी जोड़ा बन रहा है। और आर और क्यू की बात किया जाए जो है कि आर से स्टार्ट होगा या क्यू से स्टार्ट होगा, तो वेयर एज मेनी रिचेज, जब वेयर एज से स्टार्ट नहीं कर सकते हो सेंटेंस को तो एस, अच्छा क्यू और आर में देखना है। एमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, तो एमंग से सेंटेंस को स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो तो क्यू वाला ऑप्शन हट गया। अब आपके पास बचा गया पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, आर से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कुछ गड़बड़ हो रहा है, आर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ऑप्शन गलत तो नहीं फ्रेम किया गया है, बिल्कुल, थोड़ा समय दीजिएगा। क्यू से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्यू से स्टार्ट करेंगे, ओपी इज द पेयर, क्यू से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेयर एस से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, वेयर एस से स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यू से स्टार्ट करेंगे ना। एमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, ठीक है, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, ठीक है, वेयर एज मेनी रिच कंट्रीज विल सी पॉपुलेशन सिंकेज इन दैट पीरियड, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स ये फ्रेज है, जो इसके पहले इन आएगा तो ओपी आपका एक पेयर बनेगा, ओपी आपका एक पेयर बनेगा, तो ओपी जो है हमारा है वो दिया हुआ है किसमें, ओपी बनेगा, पीओ बनेगा, पीओ बनेगा, पी और ओ बनेगा, इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स लिखते हैं, तो पीओ बनेगा, तो पीओ किसमें है और पीओ किसमें है, यहाँ पे है और कहीं पर नहीं है, तो ये वाले दो ऑप्शन आपके, ओपी बन रहा है या पीओ बन रहा है, ओपी बन रहा है यार, गड़बड़ कर दे रहा है बार बार, सॉरी यार गाइस, दिमाग कहीं और चल रहा है, ओपी, ओ पहले आएगा पी बाद में आएगा, तो ओपी वाला हिस्सा रोकना है, और ये ओपी है और ओपी ये है, ये दो हिस्सा हटा देना, ये दो हिस्सा हटा देना। फिर ये हम बात कर रहे थे कि हम आर और क्यू की बात करेंगे, तो आर और क्यू पॉपुलेशन श्रिंकेज इन दैट पीरियड, अब दैट पीरियड है, ये दैट इस पीरियड को रिफर कर रहा है, तो आर से शुरू नहीं कर सकते, आर से शुरू नहीं कर सकते हैं, वो एस गलती से कोई ऑप्शन दूसरा कट गया था, तो एस वाला रह गया था, तो वेयर और एमंग में वेयर एज काटना पड़ा था, एमंग द वर्ड, अब जरा हिंदी मीनिंग समझो, अब सब सही बैठ जाएगा, तो अपने पास सारा ऑप्शन निकल गया, ऑप्शन डी हमारा आ गया। एमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, ठीक है ना, एमंग द वर्ल्ड पुअरेस्ट कंट्रीज, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है ना, पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल, जो सबसे गरीब देश हैं उनमें पॉपुलेशन जो है वो एक्सपेक्ट हो रहा है ट्रिपल होने का अगले 50 साल में, जबकि मेनी रिच कंट्रीज विल सी, जबकि सारी बहुत सारी जो अमीर कंट्री है वो देखेंगी पॉपुलेशन सिंक्रेज इन दैट पीरियड, उस पीरियड में, समझ में आया। अब वापस से एक बात कहूं कि जैसे बात आती दैट की, कि दैट को और पी को, पी और आर को एक साथ मैच कराना चाहिए सर, आपने जो बताया था, तो पी और आर को हम मैच कराते, लेकिन ये सिंगल सेंटेंस है, क्या है, सिंगल सेंटेंस को ब्रेक करके रखा गया है, और यहाँ पे कई सारी बातें जोड़ी गई है, जोड़ने के बाद फिर उसको रेफरेंस में लिया गया है, तो दैट का जो हमारा यूज है इसके बाद आएगा, वही करेक्ट फॉर्म बनेगा, समझ में आया। तो यहाँ पे इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स ये आपका फिक्स चीज है, जो अपना फ्रेज फॉलो ही करेगा, उसके बाद खाली बस आपको देखना है, दो ऑप्शन कट गया, आप किससे स्टार्ट करोगे, एमंग से स्टार्ट करोगे वर्सेज या दैट पीरियड से, तो दैट पीरियड से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये किसी पुराने पीरियड को मेंशन कर रहा है जो कि ऑलरेडी हिस्से में मेंशन है, वो वाला हिस्सा पहले आएगा, तो आर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास बचा हुआ जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। अगला है एन ओपन माइंड, विथ एन ओपन माइंड, ये फ्रेज आप पढ़ते हो ना, विथ एन ओपन माइंड, विथ एन ओपन माइंड, खुले दिमाग से किसी चीज को एक्सेप्ट करना, तो मैं ये कहूं कि सीक इट विथ एन ओपन माइंड, क्यू और पी आपका एक पेयर बन जाएगा, क्यू और पी आपका एक पेयर बन जाएगा, तो जरा ध्यान से देखो क्यू पी कहीं पे पेयर बना हुआ है क्या,
क्यूपी सिर्फ यहीं पे पेयर बना हुआ है और किसी जगह पे क्यूपी पेयर ही नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विथ एन ओपन माइंड कहते हैं ना। जैसे विथ एन ओपन माइंड कहते हैं, इसका मतलब है कि पी क्यू पेयर बनाएगा और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। आर से स्टार्ट हो गया। नॉलेज इज ए पावरफुल टूल फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सीक इट विथ एन ओपन माइंड, क्यू एन पी, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। खाली एक फ्रेज को मिला देने से सारा काम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीजीएल सीपीओ मेंस का क्वेश्चन है। जब सबसे बड़ा इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो देख के बड़ा डर लगता है कि क्या है, सॉल्व होगा या सॉल्व नहीं होगा, कितना कॉम्प्लेक्स है कितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते भी हैं देखने में। जब हम एग्जाम के अंदर बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट, पर एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर सही से क्लूज को समझ लिया जाए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर फ्रेमिंग। अब एक बात यहाँ पे आपको देखना है कि जो आपका ए है और जो एफ है ये फिक्स किया गया है, ये दोनों अपनी पोजीशन नहीं बदल रहे हैं। इसके बाद आपको बी सी डी और ई के बीच में वो लेना है। द मंथ वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। इसकी हिंदी मीनिंग भी आसानी से समझ में आ जाएगी क्योंकि ये आपका जो बिहू फेस्टिवल है उस पर दिया हुआ है। तो जो है जनवरी का महीना था। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल लिखा है, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल, ये आर्टिकल के साथ द फेस्टिवल लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि या तो किसी ऑप्शन में इस फेस्टिवल का नाम दिया होगा, समझना, किसी ऑप्शन में इस फेस्टिवल का नाम दिया होगा, या फिर आर्टिकल ए के साथ ये फेस्टिवल दिया होगा। अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो वो वाला ऑप्शन इस वाले ऑप्शन से आपको ऊपर रखना है। ये क्लू यही बात बताता है जब हम छोटी छोटी ग्रामर वाली चीज़ें देखते हैं। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली मॉर्निंग में, ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल के पहले मॉर्निंग में। जैसे मान लो बिहू का जो पर्व होता है, खिचड़ी बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद जनवरी में तो खिचड़ी पड़ती है। तो ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट एलाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। तो कहते हैं ना उस टाइम पे वो आग जलाई जाती है जो है, और द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। अब ड्यूरिंग द फेस्टिवल की बात हो रही है और यहाँ पे लिखा ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग। तो सीक्वेंस समझिएगा, इसमें एक्शन समझ में आ रहा है कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग, पहली मॉर्निंग की बात हो रही है फेस्टिवल में। द मेजी वुड बी सेट एलाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान ये होता है। ईच हाउसहोल्ड वुड बिल्ड ए मेजी, ए पाइल ऑफ फायर वुड स्टैग्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। सभी घर वाले जो है वो एक मेजी बनाते हैं जो कि एक पाइल ऑफ फायरवुड होता है, स्टैग्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकवर्ड। यहाँ पे देखो अभी प्रिपरेशन चल रही है, फेस्टिवल की प्रिपरेशन चल रही है। समझिए कि सब घर जो है मेजी बनाते हैं। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग। जो बिहू फेस्टिवल है वो फास्ट अप्रोच कर रहा है, बिहू फेस्टिवल आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, अभी बिहू फेस्टिवल आ रहा है तो पहले आप चर्चा करोगे आ रहा है, फिर उसकी तैयारी करोगे और फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे। एक्शन बहुत सिंपल सा है, बस यही लॉजिक इसमें लगाना है। तो द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, ये जनवरी का महीना है। द बिहू फेस्टिवल वॉज फास्ट अप्रोचिंग, तो ए के बाद ई आएगा और ई से अगर ऑप्शन देखोगे तो जरा मैं देखूं इसका लास्ट वाला ऑप्शन ई से दिया, हाँ दिया हुआ है। तो आपका जो सी वाले दोनों ऑप्शन है ये तो निपट गए, सी वाले ऑप्शन दोनों निपट गए, क्योंकि पहले फेस्टिवल आने की बात करेंगे हम, पहले फेस्टिवल आने की बात करेंगे बाद में सेलिब्रेशन की, क्योंकि एक्शन क्रोनोलॉजी इसमें लगेगी, बस उससे पढ़ाया नहीं है। पर इसी से समझ लो कि भैया कोई फेस्टिवल पहले हम बताएंगे कि आज जनवरी का महीना है, फेस्टिवल अप्रोच हो रहा है, फिर फेस्टिवल की तैयारी करोगे, फिर फेस्टिवल सेलिब्रेट करोगे। तो ये भैया अप्रोच हुआ मतलब आने वाला है। अब ये है जो डी है वो आपकी प्रिपरेशन चल रही है, तो ई के साथ डी आया, ई के साथ सी आया। और सी में जरा देखो, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल आ गया। फिर बी है ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल। तो अगर मैं ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेजी की बात करूं, ये बनाते हैं। अब ये मैं पहली मॉर्निंग की बात कर रहा हूं, तो बी और अगर डी में अगर अपन देखें, बी और डी के अगर सेक्शन में देखें, हमारे पास बी और डी का सेक्शन बचा हुआ है, तो इन दोनों में देख ले, एक में डी भी लिखा हुआ है, इसमें भी डी भी लिखा हुआ है, ठीक है, डी भी दोनों में है। तो डी पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, से साथ साथ में दिया हुआ है, दोनों एकदम ठीक से दिया हुआ है कि डी पहले बी बाद में, डी पहले बी बाद में, बिल्कुल सही है।
तो आपको बस ये देखना है कि सी वाला ऑप्शन कहाँ पे बैठेगा, सी वाला ऑप्शन कहाँ पे बैठेगा, सी वाला ऑप्शन आपको बैठाना पड़ेगा। तो अब हमारी बात ऐसे होती है कि जनवरी का महीना आ रहा है, जो बिहू फेस्टिवल है वो बहुत फास्ट अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने बता दिया फास्ट अप्रोच कर लिया है, फिर हम बताएंगे देयर वुड बी मच फीस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फेस्टिवल के दौरान बहुत सारा जो है फीस्टिंग और मेरीमेंट होता है। देयर वुड बी, हम बात कर रहे हैं विल बी या वुड बी, पास की घटना कर रहे हैं तो पास के फ्यूचर की चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया फेस्टिवल आ रहा है, फिर हम ये चर्चा कर रहे हैं वुड बी, विल बी और वुड बी का मतलब हो गया पास की घटना कर रहे हैं, जनवरी का महीना था और हम यहाँ पे खड़े होके जब ये बात बोल रहे हैं कि फेस्टिवल आ रहा है तो हम उसी के साथ ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। हम सेलिब्रेट कर नहीं रहे थे, हम ये बता रहे थे सेलिब्रेट करेंगे। तो जो सी ऑप्शन होगा वो उसी वक्त होगा, ई के बाद सी आना चाहिए, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई सी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम ये बताएंगे जो हर घर होता है वो मेजी बनाता है, पाइल फायर स्टैक्ड नियरली टुगेदर इन देयर बैकवर्ड, और उसके बाद जो है हम बताएंगे ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेजी वुड बी सेट एलाइट इनवोकिंग द ब्लेसिंग ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर और लेट्स बिल्ड ए चैंपियनशिप चैंपियन मेजी। उसके बाद आखिरी में बोलेंगे लेट्स बिल्ड ए चैंपियन मेजी दिस ईयर रिकी सजेस्टेड ए फ्यू डेज। तो जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग थोड़ी आसान है, एग्जाम में थोड़ा समय लगेगा और इसमें ना एक्शन क्रोनोलॉजी लगाना पड़ेगा, एक्शन क्रोनोलॉजी लगाना पड़ेगा। तो मैंने जब पहली कक्षा पढ़ाई थी, पहली क्लास पढ़ाई तो मैंने ये भी बताया था कि जब एक्शन क्रोनोलॉजी की बात आ जाए तो ऐसे केस में आपको पूरा सेंटेंस समझना पड़ता है। तो ये उस केस का क्वेश्चन है। वैसे आज की क्लास में इसको नहीं लगाना था क्योंकि एक्शन क्रोनोलॉजी पे क्लास में लूंगा, एक पूरा क्लास लूंगा जिसमें मैं डिफरेंट वर्ड क्लू के माध्यम से आपको एक्शन क्रोनोलॉजी सिखाऊंगा। इसी वजह से इस क्वेश्चन के पहले मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा था, क्लास आने से पहले मुझे ये क्वेश्चन डिलीट मारना था क्योंकि आज की क्लास का हिस्सा नहीं था, लेकिन चलो आ गया था तो अब इसको स्किप भी नहीं कर सकते थे। अगला है माई मदर, ये एसएससी सीपीओ टीयर सेकंड का क्वेश्चन है। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट मैरिड। जब हम बात करते हैं सिमिलर वर्ड्स की तो ये सिमिलर क्या बताता है, ये सिमिलर शब्द जो है रेफर कर रहा है कि कहीं कुछ वर्ड्स होगा, पहले वो कहा गया होगा, उसी वर्ड्स को कोट किया जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं कर सकते सेंटेंस, हमने इसको हटा दिया। फिर जरा ध्यान से देखिए, दे वर यूजुअली लाइक यू, दे वर यूजुअली लाइक वैसे होते थे यू मस्ट adjust to your new house and in-laws try to learn how they eat and cook their food, go out of your way to be friendly and helpful to everybody etc। यहाँ पे बात हुई है they were usually like, वो ऐसा होते हैं, बाकी पूरी बात कही गई है। तो एक्चुअली जो सिमिलर वर्ड्स की बात है ये वही वाले वर्ड्स हैं जिसको दोबारा कोट किया गया है। तो दे से भी स्टार्ट नहीं कर सकते तो ऑप्शन बी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन कट कर देंगे। फिर आखिरी जो है डी है, बट along with this, along with this इसके साथ she said something which helped me इमेंसली इन लेटर लाइफ। इसके साथ जो है बट अलॉन्ग विद दिस, इसके साथ ही जो है सी सैड समथिंग, उन्होंने कुछ कहा जो मुझे बहुत ज़्यादा जो है मदद की लेटर ऑफ लाइफ की। तो ये ऑप्शन डी दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं बट बात करूँ, बट क्या होता है, एक कंजंक्शन है जो दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातों को जोड़ता है। अभी हम इन कंजंक्शन और एक्शन क्रोनोलॉजी के रूल्स को भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो क्लास 3 और क्लास 4 के पार्ट का हिस्सा है। तो यहाँ पे हम बट से आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराना नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसमें। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये दो ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूँ इस ऑप्शन को, टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स व्हेन आई गॉट टू मैरिड, तो ये जो बात है ये ऑप्शन बी में सिमिलर वर्ड्स दिया हुआ है। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे सीक्वेंस जो है बी ए का है और यहाँ पे सीक्वेंस बी ए का है। तो आप ये समझ में आ रहे हो कि बी और ए एक साथ आएगा चाहे कैसे भी आए, मतलब आपको डी का फैसला करना है कि डी कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। तो आप सी से स्टार्ट करोगे और सी में बस आपको ये चेक करना है कि इसके अपोजिट कोई बात कही गई है। व्हेन आई वाज यंग बिफोर ए गर्ल गॉट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस बट अलॉन्ग विथ दिस शी सैड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली इन लेटर लाइफ। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड व्हेन आई गॉट मैरिड बट अलॉन्ग विथ दिस शी सैड समथिंग विच हेल्प मी इमेंसली इन डी। तो जो ए है, ए के साथ डी का कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे बात ये हो रही है कि विमला ने, मेरी माँ ने क्या कहा, मेरी माँ ने एक बात कही कि विमला ने टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स बोला, इस सिमिलर के वर्ड सिमिलर वर्ड्स बोला व्हेन आई गॉट मैरिड, जब मैं मैरिड हुई, जो भी हो, मेल हो तो फीमेल हो तो। बट अलॉन्ग विद दिस सिमिलर वर्ड के साथ उसने और भी कुछ बताया, सी सैड समथिंग, उसने कुछ कहा विच हेल्प मी इमेंसली, जो लाइफ लॉन्ग काम किया मेरे साथ। तो जो ए है वो डी के साथ मैच करेगा क्योंकि इसके साथ जो इसके अपोजिट एक बात है ना कि कुछ बात कही उसके साथ कुछ और। बट अलॉन्ग का मतलब है बट
अलग ही होता है फिर, बट along विद दिस का मतलब हो गया कि इसी के साथ एक बात कही गई, उसी के साथ दूसरी बात की गई। तो मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ, मेरी माँ ने कुछ बात कही, उसके साथ कुछ और बात कही, तो ये बात कही सिमिलर वर्ड, और ये सिमिलर वर्ड इसमें दिया हुआ है, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो बी के साथ ए बन रहा है, जो कि बन रहा है, इसके बाद आपका डी आएगा और बी ए डी आएगा, सी से स्टार्ट होगा, तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है सीपीओ टीयर सेकंड का ही। आई हैव सीन ए ग्रेट मेनी हाउसेज इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ट ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, बट ऑफ वन हाउस आई हैव केप्ट ए वेरी vivid memory. It was properly speaking rather a cottage than a house, a tiny cottage of one story with three windows looking extraordinary like a little old hunchback woman with a cap on. The cottage was lost to sight among the mulberry trees, acacias and poplars planted by the grandfathers and great grandfathers of its present occupants. It had white stucco walls, tiled roof and a dilapidated chimney. आप जरा इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ग्रामर का जो इस्तेमाल है बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। जैसे इट हैड, उसके पास था क्या है, व्हाइट स्टोको वॉल्स है, टाइल्ड रूफ्स है, डिलापिडेटेड चिमनी है, ये वर्ड दे रहा है कि उसके पास क्या क्या है। तो डी से स्टार्ट नहीं होगा, डी से कोई ऑप्शन स्टार्ट भी नहीं हो रहा है। फिर इट वॉज की बात कर रहे हैं तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन हटा दो। द कॉटेज दिया हुआ है और यहाँ पर अ कॉटेज दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, अ कॉटेज दिया हुआ है, यहाँ पे द कॉटेज दिया हुआ है, तो जब तक अ कॉटेज मेंशन नहीं करोगे तब तक द कॉटेज मेंशन नहीं कर सकते हो, तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो भी नहीं होगा। और एसी के सीक्वेंस में दोनों में जरा ध्यान से देखो, बीसी के सीक्वेंस आपको देखना है और बीसी के सीक्वेंस देख के ही काम हो जाएगा आपका। आपको ये पता होना चाहिए कि बी पहले आएगा सी बाद में आएगा। भाई आर्टिकल ए के साथ कॉटेज मेंशन है तो ए वाला पहले आएगा, द वाला बाद में आएगा। बीसी का सीक्वेंस खाली मैच करा दो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। देखा कितना कॉम्प्लेक्स वर्ड है। पर अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन की, जरा सीपीओ की बात करो, ये देखो जहां पे उतना ग्रामर नहीं लग रहा था तो वहां पे मीनिंग बहुत आसान थी, जहां पे आपकी मीनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी वहां पे ग्रामर बहुत आसानी से लग रहा है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपको बना के देता है, या तो अगर ग्रामर नहीं लग रहा है तो हिंदी मीनिंग आसान देता है, और अगर हिंदी मीनिंग अगर आसान नहीं होती है तो फिर ग्रामर के क्लू जैसे देता है ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर सको। जो क्वेश्चन सेट होता है वो इसी हिसाब से ही सेट होता है कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाओ। वो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप एग्जाम को क्वेश्चन मतलब एग्जाम में क्वेश्चन को ना कर पाओ। एग्जामिनर से हमेशा चाहता है कि आपका जो ब्रेन है वो औरों के कंपैरिजन में फास्ट है कि नहीं है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो क्वेश्चन आपसे उसको करवाना है, ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन ही नहीं करवाना है। अगला क्वेश्चन है सीपीओ टीयर सेकंड का। सी वॉज ए बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। जो सी से स्टार्ट नहीं कर सकते तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। इट वॉज मदर्स डे। ये जब इट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको समझ जाना चाहिए कि इट इज, इट और देयर, और इसके बाद इज आर एम वॉज वर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुए हैं और इनसे सेंटेंस को आपको स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ा क्लू होता है। तो मैं यहाँ से समझ गया कि इट वॉज मदर्स डे, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और भी पढ़ लेते हैं। सी थॉट हर मदर्स वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स, ठीक है ना। ए वुमन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि इसकी मीनिंग भी आसानी से समझ में आ जाएगी कि ए वुमन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर। एक जो है महिला जो रुकी है फ्लावर शॉप पे ऑर्डर करने के लिए फ्लावर्स, ताकि वो अपनी माँ को भेज सके। और जब हम सी की बात करें, सी थॉट हर मदर, ये जो सी आया है इसी महिला के लिए आया है, ये जो सी आया है इसी महिला के लिए आया है। तो आप यूं कह सकते हो कि डी सी ए, डी ए सी कुछ भी हो, ये एक साथ में होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि पहले आपका आएगा। अगर हम बात करें यहाँ से, हम बी से बी वाले ऑप्शन छोड़े तो डी से स्टार्ट कर सकते हैं, सी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये वाला ऑप्शन तो आप काट लो, ठीक है ना। चलो एक बार को किसी बच्चे को डाउट हो गया कि इट वॉज मदर्स डे और ये माँ वाला दिन था, ये अगर उससे ना समझ में आए कि ये पहले लगा सकते हैं बाद में लगा सकते हैं, तो या तो ये सीक्वेंस मैच करेगा या तो ये सीक्वेंस मैच करेगा। तो डी ए सी कहीं पे लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सी डी ए लिखा हुआ है, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। और डी ए सी इस वाले सीक्वेंस में लिखा हुआ है। और जो बी सेक्शन है वो बी सेक्शन बीच में आएगा क्या? बी सेक्शन आपको लगता है बीच में आएगा? बी सेक्शन बीच में नहीं आएगा। चलो एक बार इसकी मीनिंग को सही से पढ़ लेते हैं। जैसे मैं इसकी मीनिंग बहुत आसान है तो इसमें मीनिंग का सारा थोड़ा ले सकते हो। वैसे सीक्वेंस डी ए सी
बैठ रहा है। तो इट वॉज मदर्स डे, माँ का दिन था। एक वोमेन जो है स्टॉप हुई फ्लावर पे, स्टॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर, जो है ठीक है ना। अ, वो स्टॉप हुई जो है वो क्या करने के लिए जो है कि वो अपनी माँ के लिए फ्लावर भेजेगी। तो उसके बाद फिर ऑप्शन आया, सी वॉज बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। वो बिजी पर्सन थी जो है, क्योंकि वो मतलब माँ के प्लेस में नहीं जा सकती थी। थॉट हर मदर वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। उसने सोचा कि उसकी माँ जो है वो खुश होगी जो है ये फ्लावर रिसीव करने के बाद जो है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मीनिंग के हिसाब से? अगर हिंदी मीनिंग के हिसाब से देखो तो बड़ा अजीब अजीब सा लगेगा यार, कि क्या लगाएं कि क्या नहीं लगाएं, और ये वाला पहले आएगा ये वाला बाद में आएगा। हिंदी मीनिंग के हिसाब से क्या लगता है आपको कि क्या सही बैठेगा क्या सही नहीं बैठेगा? हिंदी मीनिंग के हिसाब से बहुत टाइम लग जाएगा, और ग्रामर के हिसाब से इसको करेक्ट कर पाओगे, हिंदी मीनिंग के हिसाब से करेक्ट नहीं कर पाओगे। तो हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए थे। कौन कौन से एलिमिनेट हो गए ऑप्शन? ए वुमन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंट टू हर मदर्स। सी थॉट हर मदर्स वुड बी प्लीज टू रिसीव द फ्लावर्स। ठीक है ना। डी के बाद हमारे पास कहीं पे दिया हुआ है जो है, डी के बाद बी दिया हुआ है कहीं पे, डी के बाद बी नहीं दिया हुआ है कहीं पे, यहाँ पे डी भी दिया हुआ है। सी के बाद ए दिया हुआ था, सी थॉट, तो ये वाला ऑप्शन ही नहीं हो सकता, काट ही दिया हम लोगों ने। ठीक है। सी वॉज अ बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर मदर। बी से स्टार्ट करो। ठीक है ना, हिंदी मीनिंग के चक्कर में पड़ोगे सब काम खराब हो जाएगा। इट वॉज ए मदर्स डे, ए ओमैन थॉट, ए ओमैन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स। ठीक है ना। फिर डी लेके आओगे, डी के बाद आपको सीक्वेंस बी डी आपका सीक्वेंस मिल गया, यहीं क्लियर हो गया इसका। ठीक है ना, क्योंकि डी ए सी से पहले ही आएगा अगर मैं बात करूँ। ठीक है ना, तो बी से स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ही हम, तो ये वाले ऑप्शन खत्म हो गए, दो ऑप्शन बचा हुआ है, तो बी के बाद डी आएगा, क्योंकि ए सी से पहले उसको आना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे ये क्लू लगाएंगे, इट से स्टार्ट करें ओमेन से स्टार्ट करेंगे, अगर ये बात याद रखोगे कि देयर के साथ इज, आर एम, वॉज वर अगर होगा, मैंने बोला था 90% आप टाइम जो है, 99% टाइम आप इसको जैसे ही देखो इट के बाद इज, आर एम, वॉज वर हो, तो इसको क्या करो, इसको इससे स्टार्ट कर सकते हो। ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है, जैसे ये मदर्स डे था, ये हम कहना चाह रहे हैं, तो ये इंट्रोड्यूस करने के लिए इट आया, रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है। तो यहाँ से आप सेंटेंस को स्टार्ट करोगे, आपका जो क्वेश्चन है वहीं पे निपट जाएगा। अगला है क्वेश्चन, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs वर adopted by all यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स इन 2015 टू एंड पॉवर्टी, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड बिल्ड मोर पीसफुल प्रॉस्पर सोसाइटी बाई 2030। यहाँ पे SDGs को जरा ध्यान से देखो, लिखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ऑप्शन ए जो है ये दिया हुआ है फुल फॉर्म, ये दिया हुआ है फुल फॉर्म, द SDGs कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, द एसडीजीज आर ए कॉल टू एक्शन टू क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पे दिया ऑल्सो नोन, ये भी जाना जाता है इस नाम से, ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा इसमें दिया हुआ है। एसडीजीज की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान से देखो। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ ए जो होगा वो बी और सी से पहले आएगा। एज वर्ल्ड लीडर्स वर्क टू डिलीवर on the 2030 promises, children around the globe are standing up to secure their rights to good health, quality education, a clean planet and more। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो कि बी और सी से कोई ऑप्शन स्टार्ट नहीं, ए से दिया हुआ है। अच्छा, आपको डी में भी सोचना नहीं है, ए आपका फिक्स कर दिया गया है, ए आपको फिक्स कर दिया गया है। और जब ए से स्टार्ट कर दिया गया है तो बाकी सारे ऑप्शन तो पीछे ही आ गए हैं, बी सी और डी सीधे पीछे आ गए हैं। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs वर adopted by all यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट इन 2015 टू end poverty, reduce inequality and build more peaceful प्रॉस्परस सोसाइटी बाई 2030। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या रखा गया है, ये अडॉप्ट करने के लिए है, वर अडॉप्टेड, सबके द्वारा अडॉप्ट किया गया है। यूनाइटेड नेशन जितने मेंबर है स्टेट 2015 में, उसको पॉवर्टी एंड करना था, रिड्यूस इनइक्वालिटी करनी थी, और बिल्ड मोर पीसफुल प्रॉस्परस सोसाइटी 2030 तक ये गोल रखा गया हुआ है। फिर अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल्स, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है, इसके तुरंत बाद ये डिफाइन नहीं करते। ठीक है ना, इसके बाद आप कोई बात कहते हो, देन उसके बाद फिर आगे जो है फिर ये बोल सकते हो कि ये भी जाना जाता है।
तो अगर मैं आपको बोलूँ द एसडीजीज कैन नॉट बी अचीव विदाउट द रियलाइजेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यहाँ पे चाइल्ड राइट की बात की गई है, ठीक है ना। तो एज वर्ल्ड लीडर्स वर टू डिलीवर ऑन द टू प्रॉमिस, चिल्ड्रन अराउंड द ग्लोब आर स्टैंडिंग अप टू सिक्योर देयर राइट टू गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ए क्लीन प्लानट एंड मोर, ठीक है ना। अभी अगर इस ऑप्शन में देखो तो इसके बाद थोड़ी हिंदी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो आपका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको पहले से ही फिक्स कर दिया गया। ये जो क्लू था ये फिक्स कर दिया गया। अगर ये जो क्लू फिक्स कर दिया गया है तो इसमें यहाँ पे एक दो चीज़ है, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो सेंटेंस पढ़ते वक्त आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि एक नाउन दिया है, फिर प्रोनाउन दिया है, फिर नाउन दिया है, फिर प्रोनाउन दिया है, मतलब ये दोनों नाउन सेम है, ये दोनों प्रोनाउन इसी के लिए इस्तेमाल है। तो कुछ इस तरीके से बनता है, नाउन प्रोनाउन ऐसे करके बनता है। ऐसे नहीं बनता नाउन के बाद में नाउन नहीं आता है, नाउन के बाद में नाउन नहीं आता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये बोला ना कि जो ए है, लिखा ना द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी, इसके बाद ऑल्सो नोन एज, इसके बाद सी नहीं ले सकते हो इमीडिएटली। तो ये वाला ऑप्शन है, इसको आप हटा सकते हो, ये वाला ऑप्शन आप इसके साथ नहीं ले सकते हो। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आप ग्रामेटिकली या जो रूल्स है उससे देख के आप इसको कट कर सकते हो। इसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये आपके एक्शन क्रोनोलॉजी में आएगा, एक्शन क्रोनोलॉजी में आएगा, क्रोनोलॉजी में आएगा। जब तक मैं एक्शन क्रोनोलॉजी के रूल्स ना बता दूं, इनके क्वेश्चन जो है वो झिलाऊ टाइप के लग जाएंगे, क्योंकि इनके लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये वीडियो और लेंदी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, जब मैं क्लास नंबर 03 और 04 कराऊंगा तो वो पूरा क्लास उसी पे बेस्ड ही है, जिसमें ओपनिंग सेंटेंस, क्लोजिंग सेंटेंस और बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। तो ये वाली जो क्वेश्चन है वो इसके बाद वाली क्लास में मैं लूँगा। वैसे ही आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन था। कुछ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीट में, जिसको मेरे को क्या करना था, डिलीट करना था, पर वो डिलीट नहीं कर पाया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है मेरी क्लास का, उस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं मिसमैच कर रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला हमारा जो है, ठीक है। ये एसएससी सीजीएल टीयर 2 2023 में आया था, ठीक है ना। तो चलो आज की इस क्लास को एंड करते हैं। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को और एक दो क्वेश्चन जो और इस तरीके के आए हैं वो भी लूँगा। ये आपके लिए होमवर्क भी है, आप मुझे नीचे इसका जो है सोल्यूशन बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या है। और दूसरा चीज़ है कि क्या लॉजिक आप इसमें लगा रहे हैं, ग्रामेटिकल क्या लॉजिक लगा रहे हैं, ग्रामेटिकल लॉजिक क्या लगा रहे हैं। इसमें एक्शन क्रोनोलॉजी की अगर बात करी तो जो एक्शंस है उसका सीक्वेंस कैसे पकड़ रहे हैं, एक्शन का सीक्वेंस कैसे पकड़ रहे हैं। क्या कोई और क्लू है जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे को ग्रामेटिकल क्लू नहीं दिखाई दे रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आप इस क्वेश्चन का नीचे जो है अगर जवाब मेंशन करते हैं तो मेरे को ये समझ में आएगा कि आप वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगली क्लास में वापस मिलूंगा एक और क्वालिटी वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से मेहनत करते रहिए।